चलिए स्टार्ट किया जाए। आवाज मिल पा रही है सभी को? आ रही है? चलिए तो स्टार्ट करते हैं। यहां पर पहला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, मोहनजोदड़ो शब्द का क्या अर्थ है? बताइएगा मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ क्या है? यहां पर आंसर आपका क्या हो जाएगा? चलिए काफी लोग यहां पर जवाब दे रहे हैं। ऑप्शन यहां पर देख सकते हैं, बी नंबर हो जाएगा कि द डेड ऑफ माउंटेन, या कह सकते हैं माउंटेन ऑफ द डेड, है ना, या मृतकों का टीला के नाम से जानते हैं मोहनजोदड़ो। ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर, यहां पर राइट हो जाएगा बी नंबर, जो कि लगभग सभी का जवाब यहां पर आ गया है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि हड़प्पा सभ्यता के एक हिस्से लोथल की खोज किसने किया था? चलिए यहां पर बताइएगा हड़प्पा सभ्यता के एक हिस्से लोथल की खुदाई जो की वो किसने किया था? चलिए यहां पर आंसर क्या हो जाएगा? तो चलिए आपका आंसर हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन सी नंबर। याद रखिएगा कि आपके लोथल की खुदाई किया था आपके एस आर राव, जो कि ऑप्शन यहां पर सी नंबर राइट हो जाएगा, सी नंबर एस आर राव। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, क्वेश्चन आ गया है सिंधु सभ्यता में घोड़ी की अस्थियों का अवशेष कहां से मिला? चलिए जवाब दीजिएगा जितने लोग भी जुड़े हैं। बताइएगा सिंधु सभ्यता में घोड़े की अस्थियों का अवशेष कहां से मिला? यहां पर आंसर क्या हो जाएगा? चलिए तो देखिए आपका बनवाली, चंदुदड़ो, सुतकानगढ़ या सुरकोरजा। ऑप्शन डी नंबर याद रखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा कि सिंधु सभ्यता में घोड़े की अस्थियों के जो अवशेष मिले हैं वो आपकी सुरकोटदा से मिले हैं। तो ऑप्शन आपका डी नंबर यहां पर राइट हो जाएगा। स्क्रीनशॉट भी आप लोग लेते रहिएगा, ठीक है? तो ऑप्शन बने आपका बी नंबर, ऑप्शन बन जाएगा डी नंबर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया है, उपनयन समारोह से क्या तात्पर्य है? उपनयन समारोह से क्या तात्पर्य है? यहां पर दिया है बच्चे को एक औपचारिक नाम दिया जाता है, बच्चे को सूर्य और चंद्र के औपचारिक दर्शन कराए जाते हैं, या यहां पर देखिए दो ऑप्शन और आपके दिए गए हैं कि बच्चे को पवित्र जनेऊ धारण कराया जाता है। तो याद रखिएगा कि जब बच्चे को जनेऊ धारण कराया जाता है उसे ही हम लोग उपनयन बोलते हैं। तो याद रखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर आपका राइट हो जाएगा, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, सत्यमेव जयते महाकाव्य कहां से उद्गत है? देखिए सत्यमेव जयते जो आपका लिया गया है ये वर्ड, ये कहां से लिया गया है? कौन से उपनिषद से लिया गया है? सत्यमेव जयते जो लिया गया है आपके ऑप्शन सी हो जाएगा, आपके मुंडक उपनिषद से। ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर राइट हो जाएगा, मुंडक उपनिषद से लिया गया है जो आपका सत्यमेव जयते है, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, ऋग्वेद में निम्नलिखित में से किस देवता की सर्वाधिक महत्ता का वर्णन है? ऋग्वेद में कौन से देवता का वर्णन सबसे ज्यादा किया गया है? चलिए गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। चलिए बताइएगा कि ऋग्वेद में निम्नलिखित में से किस देवता की सर्वाधिक महत्ता का वर्णन हुआ है? यहां पर देखिए आंसर क्या हो जाएगा? सबसे ज्यादा जो आपके इंद्र है इनका ही वर्णन मिलता है, अर्थात ऑप्शन जो आपका बी नंबर आ रहा है बिल्कुल राइट हो जाएगा, यहां पर इंद्र हो जाएगा, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि प्राचीनतम वेद कौन सा है? चलिए यहां पर बताइए प्राचीनतम वेद इनमें से कौन सा हो जाएगा? ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद या सामवेद, कौन सा हो जाएगा? चलिए ऑप्शन यहां पर देख सकते हैं 7 का ऑप्शन आ रहा है आपका ए नंबर, जो कि हमेशा पूछा जाता है और आपके हर एग्जाम में भी पूछा जाता है ना। तो यहां पर जो आपका ऋग्वेद है आपका सबसे प्राचीनतम वेद है, ऑप्शन बनेगा यहां पर आपका ए नंबर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण के ब्राह्मण मूल पाठ जो कहलाते हैं वो कौन होते हैं? अर्थात जो शतपथ ब्राह्मण है और तैत्तिरीय ब्राह्मण है इनके जो आपके ब्राह्मण मूल पाठ होते हैं किसके करते हैं? तो ये जो मूल पाठ करते हैं आपके यजुर्वेद का करते हैं। तो ऑप्शन क्या बनेगा? डी नंबर आपका हो जाएगा। यजुर्वेद के जो आपके पाठ होते हैं अर्थात ब्राह्मण वो आपके शतपथ ब्राह्मण या तैत्तिरीय ब्राह्मण कहलाते हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी नंबर यहां पर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि बुद्ध को महापरिनिर्वाण कहां प्राप्त हुआ था? बुद्ध को महापरिनिर्वाण कहां प्राप्त हुआ था? चलिए बोध गया, कुशीनगर, राजगृह या वैशाली। देखिए यहां पर महापरिनिर्वाण मतलब उनकी मृत्यु से संबंधित आपकी घटना है जिसे महापरिनिर्वाण कहा जाता है, और यहां पर आंसर हो जाएगा कुशीनगर या बोलते हैं कुशीनारा। तो जिसका आंसर हो जाएगा यहां पर आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर कुशीनगर हो जाएगा। याद रखिए, देखिए काफी लोग जवाब दे दिए हैं, यहां पर भी हो जाएगा कुशीनगर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि गौतम बुद्ध ने धर्मचक्र परिवर्तन का जो उपदेश दिया था ये कहां पर दिया था? यहां पर जवाब दीजिएगा कि गौतम बुद्ध ने धर्मचक्र परिवर्तन का जो सूत्र दिया ये कहां पर दिया? चलिए 10 का जवाब दीजिए जल्दी से। चलिए तो देखिए आपका जवाब यहां पर हो जाएगा कौन सा? सारनाथ में, है ना। सारनाथ जो कि मृगदाव के नाम से भी जानते हैं इसे। तो ऑप्शन बने आपका डी नंबर आपका हो जाएगा। और कहा जाता है कि यहाँ पर 5 शिष्यों को इन्होंने उपदेश दिया था। तो ऑप्शन बने आपका डी नंबर हो जाएगा, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, त्रिपिटक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? चलिए बताइएगा कि त्रिपिटक जो संबंधित है किससे संबंधित है? 11 का ऑप्शन दीजिएगा, आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? त्रिपिटक की अगर बात करते हैं तो आपके किस धर्म से है? तो आपके ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर, ये बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ है, अर्थात ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर यहाँ पर राइट हो जाएगा। ये सभी क्वेश्चन को पूरी तरीके से घोल कर पी जाइएगा, ठीक है ना। इन क्वेश्चनों को कमजोर मत समझिए कि हमारे क्वेश्चन बिल्कुल आ रहे हैं, पूरी तरीके से घोल कर पी जाइएगा इनको, ठीक है ना। जो आपके सिलेबस में आप देख लीजिएगा उठाकर, आपके सिलेबस में है यही सब कुछ आपको दिया गया है, सिलेबस के अनुसार से आपकी क्लास आपकी चल रही है, ठीक है। चलिए यहां पर देखिए अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि बोध गया एक महत्वपूर्ण बौद्ध तीर्थ केंद्र क्यों है? ये बताइए बोध गया एक महत्वपूर्ण बौद्ध तीर्थ केंद्र क्यों है? ये जवाब देना है।
तो देखिए आपका 12 नंबर की अगर बात करते हैं तो गौतम बुद्ध ने यहाँ पर ज्ञान प्राप्त किया था। क्या किया था भाई? तो गौतम बुद्ध ने यहाँ पर क्या किया था? ज्ञान प्राप्ति की थी। इसलिए जो आपका बोध गया है वो आपका एक महत्वपूर्ण आपका तीर्थ केंद्र है। ऑप्शन हो जाएगा आपका बी नंबर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि मनुष्य जीवन का सर्वोत्तम ध्येय है कैवल्य जिसका अर्थ होता है। अर्थात यहाँ पर कैवल्य का अर्थ क्या होता है? 12 नंबर में 13 नंबर में बताइए कैवल्य मतलब होता क्या है? तो कैवल्य देखिए जो जैन धर्म है, जैन धर्म में कैवल्य कहा गया है यहाँ पर जब अपनी इच्छाओं या कह सकते हैं इच्छाओं पर विजय प्राप्त कर लेना, है ना, ज्ञान प्राप्त कर लेना, जिसे बोलते हैं ज्ञान प्राप्त हो गया तो उसे बोलते हैं कैवल्य, या इसे हम लोग ये बोलते हैं कि इच्छाओं पर विजय प्राप्त करना ही आपका कैवल्य होता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पर सी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि 24वें जैन तीर्थकर या अंतिम तीर्थकर आपके कौन थे? 24वें तीर्थकर या अंतिम तीर्थकर इनमें से कौन थे? 14 का ऑप्शन देना है। चलिए, और इन्हीं को ही यहाँ पर जैन धर्म में जो माना जाता है, संस्थापक माना जाता है, वास्तविक दिखा जाए, है ना। तो देखिए आपका आंसर इनमें से क्या हो जाएगा? 14 नंबर में ऑप्शन आपका जवाब आ रहा है सी नंबर आपके महावीर प्रसाद द्विवेदी, है ना। ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका सी नंबर महावीर प्रसाद द्विवेदी आपका जवाब राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला है कि जैन धर्म में त्रिरत्न, अर्थात यहाँ पर त्रिरत्न जो दिए जाते हैं उनमें से दिया गया है और उन निर्वाण का मार्ग कहा जाता है वे क्या है? देखिए यहाँ पर 2-3 पॉइंट दिए हैं कि त्रिरत्न किसे कहते हैं। जैन धर्म में जो त्रिरत्न कहते हैं वो किसे कहते हैं, ये आपसे पूछा है, तो बताइए भाई किसे कहेंगे? 15 वाले में देखिएगा। तो सही विश्वास, ठीक है, सही ज्ञान और सही आचरण। ऑप्शन देखिए जो डी नंबर आपका है, सही विश्वास, सही ज्ञान और सही आचरण, ये त्रिरत्न होते हैं आपके जैन धर्म में। ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका डी नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया अशोक के प्रधान शिलालेखों में सबसे बड़ा शिलालेख इनमें से बताइए कौन सा हो जाएगा? चलिए यहाँ पर देना है कि प्रधान शिलालेखों अर्थात अशोक के प्रधान शिलालेखों में सबसे बड़ा जो शिलालेख है वो आपका कौन सा है? चलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो याद रखिए ऑप्शन सी हो जाएगा आपका 13वां शिलालेख इनका सबसे बड़ा है। तो ऑप्शन बन जाएगा आपका सी नंबर, इसका राइट हो जाएगा सी नंबर। ठीक है, 13वां। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है देव नाम प्रिय नाम किसे दिया गया है? देव नाम प्रिय नाम जो दिया गया है ये किसे दिया गया है? हर्ष को, अशोक को, कनिष्क या चंद्रगुप्त मौर्य को? इनमें से राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए देव नाम जो प्रिय दिया गया है वो आपके अशोक को दिया गया है। इसका ऑप्शन बनेगा बी नंबर, यहाँ पर अशोक हो जाएंगे, अशोक। ठीक है, आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि सम्राट अशोक का कौन सा शिलालेख कलिंग पर उसके विजय का उल्लेख बताता है? देखिए कलिंग नरेश जो आपके थे खारवेल, कलिंग नरेश खारवेल थे, उनके विजय का जो वर्णन होता है ना, ये कौन से अभिलेख में दिया गया है? 18 का ऑप्शन देना है। तो याद रखिए ये 13वां अभिलेख है, यही अभिलेख है जो आपका सबसे बड़ा अभिलेख है, जो कि 13वां अभिलेख है। ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर डी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला है अशोक का सिंह चतुर्भुज स्तंभ शीर्ष में एक स्तंभ पर था, ये बताइए जो अशोक का सिंह चतुर्भुज स्तंभ है ये आपके कह सकते हैं कहां पर है? 19 नंबर में। तो आपका जवाब हो जाएगा क्या? सारनाथ हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? सारनाथ, जो कि ऑप्शन बनेगा यहाँ पर डी नंबर आपके सारनाथ में है। ठीक है ना। अच्छा, इसमें अशोक जो आपके बने हैं सिंह बने हैं, कितने सिंह हैं आपके? इसमें जो आपके चतुर्भुज आपका है तो भाई चतुर्मुख लिख ही दिया गया है, तो आप सिंपल सी बात आप बता सकते हैं कि भाई इसमें 4 आपके हैं, पूरे दिखते नहीं है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, अरे 3 नहीं है भाई 4 हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से मौर्य कला का सर्वोत्तम प्रतिमान इनमें से कौन सा है? मौर्य कला में सर्वोत्तम जो प्रतिमान है वो किसका है? स्तंभ, स्तूप, चैत्य या आपके बारादरी? किसका जवाब मिलेगा? तो देखो मौर्य काल में जो आपके बने थे वो स्तंभ ज्यादा हुए थे भाई, स्तंभ तो जो हुए थे ना, इसलिए इनमें सर्वोत्तम प्रतिमान देखने को मिलता है स्तंभ के माध्यम से। ऑप्शन बनेगा ए नंबर हो जाएगा, स्तूप नहीं होगा स्तंभ होगा। ठीक है, यहाँ पर लगाना है स्तंभ, क्योंकि सबसे ज्यादा देखा जाए तो इस समय आपके स्तंभ ही आपके बनाए गए थे, तो ऑप्शन यहाँ पर बनेगा ए नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला है निम्नलिखित में से कौन सा अशोक के साम्राज्याधीन नहीं था? मतलब अशोक के साम्राज्य के अधीन इनमें से कौन नहीं आता था? तो भैया कश्मीर यहाँ पर आता था, है ना, कश्मीर आता था, और यहाँ पर गुर्जर आपके आता था, कर्नाटक आता था, लेकिन जो कामरूप है अर्थात जो कामरूप बोलते थे असम को, है ना, तो ये जो असम वाला है ये अशोक के साम्राज्य के अधीन नहीं आता था। ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका डी नंबर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा है कि वह स्थल जहां हर्षवर्धन ने बौद्ध महासम्मेलन का आयोजन कराया वो आपका कौन सा है? बौद्ध सम्मेलन बताइएगा कि वह स्थल जहां हर्षवर्धन ने बौद्ध महासम्मेलन का आयोजन कराया वो आपके कहां से कराया था? चलिए आपका जवाब क्या हो जाएगा भाई? कन्नौज तो ऑप्शन में दिया नहीं है, नहीं थोड़ा तो कंफ्यूज हो सकते थे, लेकिन ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी नंबर यह हो जाएगा प्रयागराज। याद रखेगा जो आपका महाकुंभ होता है ना, ये जो कुंभ मेला लगता है वो आपके हर्षवर्धन का ही देन है, हर्षवर्धन के समय से ही कुंभ मेले का आयोजन हो रहा है। याद रखिए ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कन्नौज से पूर्व हर्षवर्धन कहां का शासक था? चलिए आपसे डायरेक्ट यहां पर बोल दिया है कि कन्नौज से पूर्व
जो हर्षवर्धन था ये कहां का शासक था, जवाब दीजिएगा। चलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर। चलिए ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर, देखिए आपके थानेश्वर, बिल्कुल सही जवाब है। कन्नौज से पूर्व हर्षवर्धन जो शासक था वो आपका थानेश्वर का था, है ना। यहाँ पर कह सकते हैं जो शशांक थे और उसके मित्र ने इनके माता को भी सॉरी इनके पिता को भी, इनके भाई को, सभी को मार दिया था, है ना। तो ऑप्शन आपका डी नंबर राइट हो जाएगा। अच्छा ये बताइएगा कि हर्षवर्धन के समय कौन सा चीनी यात्री आया था। हर्षवर्धन के समय जो चीनी यात्रा आया था, चीनी यात्री आया था, वो कौन सा था। हुआयान था या हुएनसांग था, कौन था। तो याद रखिएगा हासे हर्षवर्धन हासे हुएनसांग, याद रखिएगा हासे हर्षवर्धन हासे हुएनसांग। तो हर्षवर्धन के समय जो आया था वो आपका हुएनसांग आया था, याद रखिएगा। ठीक है आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि 12वीं शताब्दी के आरंभ में दिल्ली पर किसका शासन था। ये बताइए 12वीं शताब्दी के अंत की बात कर रहा है ना। और बताइए 12वीं शताब्दी के अंत में दिल्ली का जो शासन था वो किसका था, 24 नंबर में। चलिए 24 की अगर हम बात करते हैं तो आंसर क्या हो जाएगा, ये आपका तोमर वंश, बिल्कुल सही जवाब आ रहा है। यहां पर आंसर हो जाएगा तोमर वंश का शासन था, ये 12वीं शताब्दी के अंत तक। ऑप्शन हो जाएगा आपका ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि जयचंद के विश्वासघात के कारण पृथ्वीराज चौहान की पराजय हुई, कालांतर में जयचंद कब और कहां पर मारा गया। तो भैया यहां पर आपको पता है जयचंद के विश्वासघात के कारण ही पृथ्वीराज चौहान की पराजय हुई थी। कालांतर में जयचंद कहां और कब मारा गया। कहीं ना कहीं पृथ्वी चौहान की भी आपकी गलतियां थी, है ना। वो आपके जयचंद की बेटी से प्यार करने लगे थे, भगा कर ले चले गए थे। तो भैया जब ये विश्वासघात कर सकते हैं तो भी विश्वासघात कर सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें नहीं थी, बात बराबर हो गई। अब यहां पर आती है युद्ध में हारने की। तो भैया कि पृथ्वीराज चौहान तो 92 में हार गए थे तराइन के सेकंड में। यहां पर पूछा है जयचंद, तो भाई जयचंद जो हारे थे वो कब। तो यहां पर आंसर हो जाएगा बे नंबर। याद रखेगा कि चंदावर जो कि आपके 1194 में चंदावर के युद्ध में जयचंद की भी पराजय हुई थी। ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया है अभिज्ञान शकुंतलम किसका किताब के लेखक कौन है। अभिज्ञान शकुंतलम किताब के जो लेखक हैं वो आपके कौन से हैं। तो आपका आंसर दिख गया होगा और आपने बहुत जल्दी से नकल भी कर लिया होगा, आपके कालिदास, है ना। हो सकता है नकल ना किए होते तो कोई स्टूडेंट हो सकता है इसका जवाब न दिए होते, होता है सब, ऐसा हो सकता था। ऐसा नहीं हो सकता था, इस क्वेश्चन का जवाब लगभग 100% सभी लोग जवाब दे सकते थे, है ना। कि अभिज्ञान शकुंतलम किसकी है, तो आपके कालिदास ऑप्शन बन जाएगा, सी नंबर हो जाएगा, है ना। अभिज्ञान शकुंतल रघुवंशम ये सभी किसके हैं, कालिदास की हैं। अगला क्वेश्चन आपसे दिया है कादम्बरी के जो लेखक है वो आपके कौन है। कादम्बरी के जो लेखक हैं वो आपके कौन है। चलिए जवाब दीजिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा। भाई वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा, ठीक है। वीडियो को लाइक शेयर करिएगा और पूरी तरीके से कंप्लीट तैयारी आपको हमारे चैनल पर हो रही है, सिलेबस के अनुसार हो रही है और ज्यादा से ज्यादा रिवीजन भी आपका होगा, ठीक है ना। वैसे भी आप लोग सबसे ज्यादा धुरंधर हम मानते हैं आप लोगों को, बस आपको जरूरत है रिवीजन की, ठीक है। तो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आपके रिवीजन होंगे, आप लोग लाइक शेयर जरूर करते रहिएगा, अपना विश्वास शेयर सपोर्ट सब कुछ करते रहिएगा, ठीक है। चलिए देखो दिया कादम्बरी के जो आपके हैं ये आपके बाणभट्ट, ऑप्शन बनेगा कौन सा, यहां पर देखिए ऑप्शन बन जाएगा आपका डी नंबर हो जाएगा बाणभट्ट। अच्छा ये बताइए कि जो बाणभट्ट थे ये किसके दरबारी कवि थे। ये बताइए जल्दी से कि जो बाणभट्ट थे ये किसके दरबारी कवि थे, किसके दरबारी कवि थे, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो याद रखिए बाणभट्ट ये दरबारी कवि थे किसके, आपके हर्षवर्धन के थे, है ना। याद रखिए हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे, तो ऑप्शन आपका डी नंबर है यहां पर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है विशाख दत्त द्वारा लिखित मुद्रा राक्षस कौन सी भाषा में लिखा गया है। इनमें से बताइएगा, देखिए एक पुस्तक है आपकी मुद्रा राक्षस, किसके द्वारा लिखा गया है, विशाख दत्त के द्वारा लिखा गया है। ये पूछा गया है कौन सी भाषा में है, कौन सी भाषा में है। तो याद रखिए आपके संस्कृत भाषा में, किसमें, ऑप्शन सी हो जाएगा आपके संस्कृत भाषा में। तो ऑप्शन जवाब आ जाएगा सी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है मेगस्थनीज जिन्होंने भारत के बारे में प्रसिद्ध ग्रंथ इंडिका लिखी वह मूल रूप से किस देश के थे। अब आपको पता होना चाहिए जो इंडिका लिखा है किसने, मेगस्थनीज ने लिखा है, जो कि भारत के बारे में बहुत ही अच्छी तरीके से वर्णन किया है, कश्मीर के बारे में भी वर्णन किया था। अब पूछा गया है कि जो मूल है कहां के निवासी थे, जो मेगस्थनीज थे ये कहां के निवासी थे। तो आपका आंसर आ रहा है बी नंबर। देखिए भाई यहां पर आंसर बी होगा, कौन सा हो सकता है, बी नंबर। चलिए देखो काफी लोग डी दे रहे हैं, काफी लोग बी दे रहे हैं, लेकिन इसका आंसर होगा बी नंबर, आपका ग्रीस हो जाएगा, ठीक है। ग्रीस ऑप्शन बन जाएगा बी नंबर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है खजुराहो समूह के प्रसिद्ध स्मारक किस राज्य में है। ये क्वेश्चन आपका बन सकता है, याद रखिएगा खजुराहो समूह के प्रसिद्ध स्मारक किस राज्य में है, आपके उत्तर प्रदेश में है या आपके मध्य प्रदेश में है या महाराष्ट्र में है। चलिए 30 का जवाब दीजिए कहां हो जाएगा। तो देखिए आपका जवाब हो जाएगा मध्य प्रदेश में है। कहां पर भाई, खजुराहो कहां पर है आपके, मध्य प्रदेश एमपी, ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। पीटी एग्जाम में क्वेश्चन आपका पूछा गया था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहां पर दिया है कि मंदिर जो कि एलोरा महाराष्ट्र में स्थित एक प्राचीन हिंदू मंदिर है जो कि चट्टानों को काटकर बनाए गए सबसे बड़े मंदिरों में से एक है। अब बताइएगा कि ये जो मंदिर है आपके कहां पर है, एलोरा आपके महाराष्ट्र में एक प्राचीन हिंदू मंदिर है और ये चट्टानों से काटा गया है और सबसे बड़ा मंदिरों में इसका स्थान भी दिया गया है। यहां पर आंसर क्या हो जाएगा।
चलिए काफी लोग यहाँ पर जवाब दे रहे हैं आपका डी नंबर या सी नंबर, दूधनाथ। दूधनाथ नहीं है भैया, यहाँ पर आंसर आपका डी नंबर है, ये है आपका कैलाश मंदिर। याद रखिए कैलाश मंदिर जो कि एलोरा में महाराष्ट्र में स्थित एक प्राचीन हिंदू मंदिर है और चट्टानों को काटकर बनाया गया है। याद रखिएगा, ऑप्शन बन जाएगा आपका डी नंबर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि भारत में नवपाषाण काल गुफा चित्रकारी कहाँ मिलती है। ये बताइएगा कि भारत में नवपाषाण काल जो चित्रकारी है वो कहाँ मिलती है। अच्छा क्वेश्चन है, आईएमपी क्वेश्चन है, नोट करिएगा कि भारत में नवपाषाण काल का जो चित्रकारी गुफाएं हैं ये कहां पर मिलती हैं। अजंता की गुफाएं उदयगिरी, मेहरगढ़ में या भीमबेटका में। चलिए 32 क्वेश्चन क्या हो जाएगा। चलिए देखिए 32 का ऑप्शन आपका आ रहा है डी नंबर, भीमबेटका बिल्कुल सही जवाब है। यहां से कह सकते हैं बहुत ही ज्यादा मात्रा में आपके कह सकते हैं अवशेष आपकी मिले हैं, है ना, तो ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर, भीमबेटका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि प्रागैतिहासिक काल की चित्रकारी वाली प्रसिद्ध पंचमुखी गुफाएं निम्नलिखित में से किस जिले में है। अब यहां पर देख सकते हैं कि आपके उत्तर प्रदेश में प्रागैतिहासिक काल की चित्रकारी वाली जो आपकी गुफाएं होगी, पंचमुखी आपकी गुफाएं हैं, वो उत्तर प्रदेश के किस जिले में है। यहां पर आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए आपका सोनभद्र जो कि सबसे ज्यादा देखा जाए उत्तर प्रदेश में वन जो आपके हैं यहीं पर मिलते हैं, ऑप्शन हो जाएगा आपका सी नंबर, सोनभद्र आपका जवाब राइट हो जाएगा था। ठीक है, अगर मान लो अगर सोनभद्र ऑप्शन बना दिया होता तब आप लोग मिर्जापुर को ऑप्शन लगा सकते थे, लेकिन ऑप्शन आपका सी नंबर है, यहाँ पर सोनभद्र हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, पहली बार भारत पर आक्रमण करने वाला मुस्लिम आपका कौन सा था। चलिए यहाँ पर जवाब दीजिएगा कि पहली बार भारत पर आक्रमण करने वाला जो मुस्लिम था वो कौन सा था। चलिए यहाँ पर फिरदौसी थे, कौन थे, मोहम्मद बिन कासिम थे, कौन थे भाई। यहां पर जवाब सी नंबर बिल्कुल सही है। पहली बार भारत पर आक्रमण करने वाला जो मुस्लिम शासक था ये मोहम्मद बिन कासिम था, जो कि 712 में सिंध प्रांत पर इसने आक्रमण किया था। मूल उद्देश्य था इसको सिर्फ क्या, लूटपाट करना भारत में और कुछ नहीं। ठीक है, शासन जमाने का कोई मतलब नहीं था। कहा जाता है जजिया कर जो स्टार्टिंग हुई थी इसी के समय से हुई थी, मोहम्मद बिन कासिम के समय से ही जजिया कर की स्टार्टिंग हो गई थी। ठीक है ना, चलिए इस प्रकार से ऑप्शन सी नंबर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, ये अरब आक्रमण हुआ था, याद रखिए पहला अरब आक्रमण यही हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि लौह और रक्त की नीति किससे संबंधित है। लौह और रक्त की जो नीति है वो आपके किससे संबंधित है। चलिए 35 को ऑप्शन देना है, आपका सही जवाब क्या हो जाएगा। तो देखिए काफी कठोर तरीके से ये दंड देता था, जो भी कह सकते थे उसको कठोर तरीके से दंड मिलता था। ये आपके बलबन है, याद रखिए लौह और रक्त की नीति जो चलाई थी वो आपके बलबन ने, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर ए नंबर हो जाएगा, बलबन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि किसके शासनकाल में इब्न बतूता भारत आया था। वेरी वेरी एमपी क्वेश्चन है और हमेशा पूछा जाता है, हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए बताइएगा कि किसके शासनकाल में इब्न बतूता भारत आया था। चलिए मोहम्मद बिन तुगलक कौन सा हो जाएगा, यहां पर आंसर आपका हो जाएगा बी नंबर है, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था, जो कि आपका इब्न बतूता कहां का निवासी था, मोरक्को का था। कहां का था, मोरक्को, जो कि आपके अफ्रीका में पड़ता है। ऑप्शन आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि भारत पर तैमूर ने किस वर्ष आक्रमण किया था। तैमूर जो कि यहाँ पर एक पैर से लंगड़ा भी था, याद रखिए इसलिए इसे तैमूर लंग के नाम से जाना जाता है। ये पैर से लंगड़ा भी था। ठीक है, और भारत पर जब आक्रमण किया था ये किया था 1398, याद रखिए ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर आंसर डी हो जाएगा, 1398 में तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया था। ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी नंबर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया है कि किस शासक ने भारत में तुगलक वंश की नींव रखी थी। तुगलक वंश की जो नींव रखी थी वो किसने रखा था। यहाँ पर फिरोज शाह तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक, या यहाँ पर आपका अलाउद्दीन सिकंदर शाह, या कह सकते हैं मोहम्मद बिन तुगलक। कौन सा हो जाएगा, तो ये आपको पता है कि तुगलक वंश की स्थापना गयासुद्दीन तुगलक ने रखा था, जो कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी नंबर है, यहाँ पर राइट हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं कि जो फिरोज शाह तुगलक थे इनकी जो व्यवस्था थी अर्थात प्रशासनिक व्यवस्था बहुत ही अच्छी थी। ये समझिएगा कि मतलब कह सकते हैं कुएं तालाब अर्थात जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट था वो फिरोज शाह तुगलक के समय बहुत ही अच्छे से हुआ था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि दिल्ली में अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल की अवधि क्या थी। दिल्ली में अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल की जो अवधि थी वो आपकी क्या थी। चलिए 39 नंबर का जवाब दीजिएगा कि आपका सही जवाब इनमें से क्या हो जाएगा। तो जो अलाउद्दीन बैठे थे वो 96 से लेके 1316 तक आपके बैठे थे, मतलब जो आपका लगभग 20 साल इनका रहा था। ऑप्शन बन जाएगा आपका यहाँ पर ए नंबर हो जाएगा। इनका जो जीवन है बहुत बुरी तरह से था, पहले तो युद्ध को समाप्त करते करते हो गया, कई युद्ध हुए थे, मंगोल आक्रमण बहुत हुए थे इसके समय में, और इसके बाद कुछ इसकी नीतियां थी जिसको डुबो दिया था ना। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर यहाँ पर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है कि अमीर खुसरो जिन्हें कव्वाली का पिता एवं भारत का तोता भी कहा जाता है किसके दरबार में दरबारी कवि थे। चलिए यहाँ पर आंसर बताइएगा, अमीर खुसरो जिन्हें कव्वाली का पिता एवं भारत का तोता भी कहा जाता है किसके दरबार में दरबारी कवि थे। यहाँ पर देखिए आपका जवाब क्या हो जाएगा। चलिए आपका जवाब यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी हो जाएगा या बलबन होगा, दो में एक बताइएगा, बलबन हो जाएगा या अलाउद्दीन खिलजी होगा, कौन सा हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी।
चलिए ऑप्शन को हम लॉक करते हैं। आपका बिल्कुल सही जवाब आया है, यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी हो जाएगा। देखो हमने बताया अगर आपको विश्वास है कि नहीं इस क्वेश्चन का आंसर यही होगा तो आप लोग पीछे ना हटे, है ना, हमेशा पीछे नहीं हटना है, क्योंकि आप लोग अगर रट लिए हैं तो समझो रटा है, ठीक है। तो यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी आपका जवाब राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस शासक की मृत्यु उसके पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुई थी। चलिए ऐसे कौन से शासक थे जिसकी मृत्यु यहाँ पर पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुई थी। 41 को ऑप्शन लॉक करना है। आपका सही जवाब इनमें से क्या हो जाएगा। चलिए तो देखिए आपका जवाब आ रहा है यहाँ पर आपका जहांगीर या हुमायूं, कौन से थे। यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा आपका डी नंबर, यहाँ पर हुमायूं हो जाएगा, हुमायूं हो जाएगा, ठीक है ना। इनकी जो मृत्यु हुई थी पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुई थी, ऑप्शन हो जाएगा आपका डी नंबर, ठीक है। चलिए और कहा जाता है कि इन्हीं के सेम शक्ल का था, उसको कह सकते गद्दी में बैठाया गया था ताकि जो अखबार थे थोड़ा बड़ा हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर आपका डी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि किस वर्ष बाबर ने सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत की लड़ाई में पराजित किया था। तो भाई ये बताइएगा कि जो पानीपत की लड़ाई हुई थी सुल्तान इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच, ये कब हुई थी। 42 नंबर में। तो देखो 42 की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन यहाँ पर लगभग सभी का आ गया 1526 में, है ना। ऑप्शन बी नंबर हो जाएगा 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच युद्ध हुआ था, और एक मात्र ऐसा ये युद्ध था जिसमें युद्ध के मैदान में इब्राहिम लोदी मारे गए। ऐसा कोई भी आपका युद्ध नहीं हुआ था इस मध्यकालीन भारत में कि कोई भी शासक युद्ध के मैदान में मारा गया हो, लेकिन इब्राहिम लोदी जो था दिल्ली सल्तनत का एकमात्र ऐसा था जो युद्ध के मैदान में मारा गया था, है ना। ऑप्शन हो जाएगा आपका बी नंबर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट द्वारा आगरा के किले का निर्माण कराया गया था। अब बताइए कि जो आगरे के किले का निर्माण कराया गया था वो किसके द्वारा कराया गया था। यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा। तो चलिए ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर आपका बी नंबर। चलिए बी नंबर बिल्कुल सही जवाब है, मतलब अकबर ने कराया था। या आपके आगरे के किले का निर्माण जो कराया वो आपके अकबर ने कराया था, ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर, यहाँ पर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि मुगल शासन के दौरान एक कोतवाल की सही भूमिका क्या थी। अर्थात जो कोतवाल हुआ करते थे, है ना, यहाँ पर मुगल शासन काल में जो कोतवाल होते थे, ये कोतवाल का काम क्या था, ये लोग क्या काम करते थे। तो याद रखिए इनका जो काम था कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए, ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर डी नंबर। यहाँ पर कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए कोतवाल की भूमिका महत्वपूर्ण आपकी होती थी, ऑप्शन आपका डी नंबर यहाँ पर राइट हो जाएगा, ठीक है। ऐसे भी याद रख सकते हैं कोतवाली में जब जाते हैं तो क्या होते हैं, कानून होते हैं जो कि कानून व्यवस्था को बनाए रहते हैं, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी नंबर आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है बिहार साम्राज्य के सासाराम शहर में निम्नलिखित में से किस प्राचीन सम्राट का मकबरा है। तो देखो हमने आपको बताया होगा कि आपके जो सासाराम है, सासाराम में आपके कह सकते हैं कि एक मकबरा है जो कि अष्टकोणीय पद्धति से बना हुआ है। कैसा, अष्टकोणीय पद्धति से बना हुआ है, और ये है आपकी किसका, शेर शाह सूरी है जो कि अफगानी थे। क्या थे भाई, ये अफगानी थे, ऑप्शन आपका सी नंबर यहाँ पर राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि वह कौन सा स्थान है जहां अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर की मृत्यु हुई थी। तो बताइए भाई कौन सा जवाब हो जाएगा कि ऐसे कौन से आपके थे जो अंतिम मुगल सम्राट थे बहादुर शाह जफर द्वितीय, जिनकी मृत्यु भारत से बाहर हुई थी, है ना। और यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, तो रंगून हो जाएगा, बिल्कुल सही है रंगून, जो कि ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर राइट हो जाएगा। याद रखिएगा कि मुगल सम्राटों में ये आपके कह सकते हैं जैसे आपके जहांगीर हैं, इनका मकबरा भी भारत के बाहर था, इनका भी भारत के बाहर था, और जो आपके बाबर थे उनका भी मकबरा भारत के बाहर था। तो तीन ऐसे हैं जिनके मकबरे क्या है, भारत से बाहर बने हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि विश्व प्रसिद्ध मोर सिंहासन का निर्माण और उसकी लाल किले में स्थापना निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने की थी। बताइएगा विश्व प्रसिद्ध मोर सिंहासन का निर्माण और उसकी लाल किले में स्थापना किस मुगल शासक ने की थी। अच्छा क्वेश्चन है, बताइए भाई 47 का ऑप्शन क्या हो जाएगा। देखिए भाई 47 की अगर बात करते हैं तो जो आपकी जो शाहजहां है, शाहजहां ने उन्होंने मोर सिंहासन के निर्माण कराया और उसकी स्थापना लाल किले में किया था, तो ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर, यहाँ पर राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि पानीपत का द्वितीय युद्ध किसके बीच लड़ा था। भाई बताइए ये पानीपत का द्वितीय युद्ध जो हुआ था कब हुआ था, तो आपकी 1556 में हुआ था। कब भाई 1556 में हुआ था, और किसके समय किसके बीच हुआ था। तो इनमें से आपके अकबर थे और अकबर के साथ साथ आपके हिमू थे, ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। उस समय अकबर के जो संरक्षक थे वो आपके कौन थे, ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा कि अकबर के जो संरक्षक थे वो आपके कौन थे, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि इनमें से कौन सा मुगल बादशाह शराब को छूता तक नहीं था। इनमें ऐसे कौन मुगल थे जो शराब को नहीं छूते थे, शराब को नहीं छूते थे कौन। तो यहाँ पर देखिए आपका आंसर दिख गया होगा, जो आपके जहांगीर है। याद रखिए जहांगीर है ये शराब को छूता नहीं था, याद रखिए, मतलब ये कह सकते हैं ये बिल्कुल नशा नहीं करता था। लेकिन अदर जो मुगल सम्राट
सम्राट थे, कहीं ना कहीं उनकी एक आदत है, ये कह सकते हैं कुल मिला के कि वो लोग बहुत नशा करते थे इस प्रकार से। तो यहाँ पर याद रखिए सर आपको कौन, तो आपका औरंगजेब आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है प्रारंभ में अकबर का संरक्षक कौन था। चलिए क्वेश्चन भी आपको यहाँ पर आ चुका है। अब आप बताइएगा कि प्रारंभ में अकबर का जो संरक्षक था इनमें से, यहाँ पर देखिए काफी लोग जवाब दे रहे हैं डी नंबर बैरम खान, बिल्कुल सही जवाब है। यहाँ पर जो आंसर आ रहा है जिसका भी आ रहा है डी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा कि प्रारंभ में अकबर को जो संरक्षक था वो आपका बैरम खान था। ऑप्शन मैंने आपका डी नंबर हो जाएगा। और यही जो बैरम खान थे वो आपके कह सकते हैं कि 1560 के समय क्या हुआ, इन्हीं से विद्रोह कर लिया है ना, और इसके बाद छोड़ दिया गया था आपके बैरम खान को। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि हुमायूं की दुर्घटना के आकस्मिक मृत्यु के उपरांत उनके बेटे अकबर को कहां पर मुगल सिंहासन पर बैठाया गया। चलिए यहां पर जवाब दीजिएगा कि हुमायूं की दुर्घटना के आकस्मिक मृत्यु, किससे हुमायूं मरे थे, सीढ़ियों से, है ना, सीढ़ियों से गिरकर मृत्यु हुई थी। तो यहां पर देख सकते हैं आकस्मिक मृत्यु के उपरांत उनके बेटे अकबर को कहां मुगल सिंहासन पर बैठाया गया था। 51 का ऑप्शन क्या बन जाएगा, यहाँ पर देखिए आपके कालानौर, जो कि राजस्थान में आपका कालानौर है, यहीं पर कह सकते हैं इनको सिंहासन किया गया था अर्थात राजतिलक करा दिया गया था। और ऑप्शन बन जाएगा आपका सी नंबर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि थॉमस रो मुगल सम्राट जहांगीर से किस किले में मिला था। चलिए यहाँ पर जवाब दीजिएगा, काफी अच्छा क्वेश्चन आपका दिया गया है कि थॉमस रो मुगल सम्राट जहांगीर से किस किले में मिला था, यहाँ पर जवाब देना है। चलिए यहाँ पर आंसर आपका राइट क्या हो जाएगा, चलिए देखिए ऑप्शन आपका डी नंबर जिसका आ रहा है बिल्कुल सही हो जाएगा, अजमेर का किला। यहाँ पर जो आपको क्वेश्चन है वो आपका डी नंबर आपका हो जाएगा, अजमेर का किला। ठीक है, ऑप्शन बने आपका डी नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है इनमें से किसने अकबर की धार्मिक नीति की आलोचना की थी। यहां पर बताना है कि इनमें से कौन है जिसने अकबर की धार्मिक नीति की आलोचना किया था। आपको पता होगा कि अकबर ने दीन इलाही धर्म भी चलाया था, दीन इलाही धर्म भी चलाया था। तो यहां पर देखिए 53 का ऑप्शन जो आपका बनेगा वो आपको हो जाएगा सी नंबर, बदायूनी ने। किसने, तो आपकी बदायूनी ने इनकी धार्मिक नीति की आलोचना किया था, जो कि ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर जिसका आ रहा है राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया है कि मुगल काल में पुलिस बल के मुखिया को क्या कहा जाता था। चलिए यहां पर बताना है कि मुगल काल में पुलिस बल के मुखिया को क्या कहा जाता था, यहां पर आंसर देना है। चलिए सभी जितने लोग जुड़े एक बार सभी लोग भाई वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, जो लोग बाद में जुड़े हैं वो लाइक करने के लिए भूल गए हैं, है ना, तो एक बार भाई सभी लोग वीडियो को लाइक से जरूर करिएगा। ठीक है, चलिए और फटाफट कमेंट करिए। यहाँ पर देखिए जवाब आ रहा है डी नंबर, कह रहे हैं कोतवाल। भाई यहाँ पर जो 54 का ऑप्शन है इसका राइट आंसर बिल्कुल सही आ रहा है आप लोगों का, कोतवाल ही हो जाएगा। मतलब मुगल काल में पुलिस बल के जो मुखिया है उनको हम लोग कोतवाल कहते थे, ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है जलालुद्दीन मोहम्मद किस नाम से प्रसिद्ध है। चलिए बताइएगा कि जलालुद्दीन मोहम्मद किस नाम से प्रसिद्ध है, यहाँ पर 55 नंबर में। चलिए काफी लोग यहाँ पर जवाब दे रहे हैं। देखिए इसका जो राइट आंसर बनेगा 55 नंबर में वो हो जाएगा बी नंबर। ये जलालुद्दीन मोहम्मद किसे कहते थे, आपके अकबर को कहते थे, ऑप्शन का बनेगा बी नंबर, यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि दिल्ली का प्रसिद्ध लौह स्तंभ जो सदियों से बिना जंग लगे खड़ा है निम्नलिखित में से किस ऐतिहासिक परिसर में आपका स्थित है। तो ये बताइए जो आपका लौह स्तंभ है ये कहां पर स्थित है तो दिल्ली में, लेकिन कौन से आपके ऐतिहासिक परिषद में आपका है यहाँ पर बताइएगा। तो देखिए क्या हो जाएगा, जो कुतुब मीनार है आपने देखा होगा साइड में आपका एक, है ना, तो यहाँ पर कुतुब मीनार के परिसर में ही आपका है जो लौह स्तंभ है जो बिना जंग लगे, मतलब तब से अभी तक उसमें जंग नहीं लगती, याद रखिए ऐसा कह सकते हैं कि कैसे बनाया गया है। तो इसका ऑप्शन बनेगा कौन सा, कुतुब मीनार परिसर, इसका ऑप्शन आ रहा है जिसका सी नंबर हो जाएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया है कि प्रसिद्ध चित्रकार मीर सैयद अली चित्रकारी हेतु किस मुगल शासक के सहयोगी थे। यहाँ पर बताना है जो आपके कौन थे, मीर सैयद अली जो कि चित्रकारी हैं ये किस मुगल शासक के सहयोगी थे। यहाँ पर आंसर 57 का ऑप्शन क्या बनेगा। चलिए मीर सैयद अली, है ना, मीर सैयद अली ये थे हुमायूं, यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा डी नंबर। हमने आपको बताया था कि जब हुमायूं अपने प्रवास काल के दौरान जब भारत आया था तो दो लोग आपके आए थे इन्हीं के साथ जो कि चित्रकार थे, है ना, इन्हीं की देन है जो कि भारत में चित्रकारी ऐसे आपकी विकसित हुई थी मुगल काल में। तो यहाँ पर आंसर आपका बनेगा डी नंबर हुमायूं। ठीक है, आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर जवाब देना है 58 का ऑप्शन में से क्या हो जाएगा। यहाँ पर कह रहा है बड़ा इमाम बाड़ा लखनऊ, निशात बाग जम्मू कश्मीर, फिरोज शाह कोटला दिल्ली, हुमायूं का मकबरा आपका दिया गया है इलाहाबाद में। बताइए भाई इनमें से कौन सा जो ऑप्शन है वो आपका सही मैच नहीं खा रहा है, कौन सा बनेगा। चलिए अच्छा बताइए, अगर आप लोग डी दे रहे हैं बड़े इतना विश्वास के साथ तो ये बताइए कि दिल्ली मतलब कह सकते हैं हुमायूं का जो मकबरा है वो है कहां पर, ये बताइए आप लोग बताइए हुमायूं का जो मकबरा है ये है कहां पर। तो क्या हो जाएगा भाई, दिल्ली हो जाएगा। यहाँ पर आंसर बनेगा आपका डी नंबर, यहाँ पर राइट हो जाएगा दिल्ली। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है कि दिल्ली में कुतुब मीनार दुनिया का सबसे ऊंचा ईंट का बना हुआ मीनार है। याद रखिए कि दिल्ली में कुतुब मीनार दुनिया का सबसे ऊंचा ईंट का बना हुआ मीनार है। इनमें से कौन से राजा ने इसके निर्माण में योगदान नहीं दिया है। तो देखो फिरोज शाह तुगलक ने भाई इसकी 5वीं मंजिल आपका बनवाया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने देखा जाए तो इसकी नींव डाल दिया था,
और इल्तुतमिश ने इसे बनकर तैयार किया था, लेकिन दिया गया अलाउद्दीन खिलजी। तो भाई अलाउद्दीन खिलजी से कोई संबंध नहीं रहा है, अर्थात यहाँ पर मीनार से कोई लेना देना इनका नहीं दिया है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? सी नंबर आपका हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है आईने अकबरी किसने लिखा है? देखिए सब क्वेश्चन लल्लन टॉप वाले हैं, याद रखिएगा। सभी क्वेश्चन लल्लन टॉप वाले हैं, याद रखिए, मिस मत करिएगा। अगर आप बाद में जुड़ते हैं तो एक बार दोबारा से जरूर यहाँ पर नोट कर लीजिएगा, क्योंकि आपके सिलेबस में जितना दिया गया है मात्र वही पढ़ाएंगे, कम पढ़ाएंगे लेकिन दमदार पढ़ाएंगे, जो आपको लगे कि नहीं हाँ यही एग्जाम में आना ही आना है, ठीक है ना। तो देखिए आईने अकबरी जो लिखा है किसने, 60 का ऑप्शन जो बनेगा वो आपका सी हो जाएगा अबुल फजल। इसका ऑप्शन बनेगा यहाँ पर सी नंबर अबुल फजल, आपका जवाब हो जाएगा सी नंबर अबुल फजल हो जाएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया है कि तारीख ए फिरोज शाही के लेखक जो है वो आपके कौन है? तो देखिए तारीख ए फिरोज शाही के जो लेखक हैं वो आपके इनमें से कौन हो जाएंगे 61 नंबर में? तो देखिए यहाँ पर जो जवाब बनेगा वो हो जाएगा आपकी जियाउद्दीन बरनी, अर्थात जो तारीख ए फिरोज शाही के लेखक हैं वो आपकी जियाउद्दीन बरनी है। इसका ऑप्शन जो बनेगा वो आपका ए नंबर इनमें से राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं दिया गया है कि अकबर ने अपने दरबारी संगीतज्ञ के रूप में किसे नियुक्त किया था? यहाँ पर बताइए कि संगीतज्ञ कौन थे इनमें से? आप अबुल फजल थे या मियां तानसेन थे? तानसेन का मकबरा कहां पर है? आपके ग्वालियर में है, जो कि क्वेश्चन पूछा जाता है। और तानसेन पुरस्कार का संबंध कहां से है? तो भी आपके एमपी से अगर क्वेश्चन पूछे कि तानसेन पुरस्कार का जो संबंध है किस स्टेट से है, तो आपकी एमपी से है। तो देखिए यहाँ पर जो आपका जवाब बनेगा वो आपका हो जाएगा बी नंबर, कि आपकी जो कह सकते हैं कि आपके संगीतज्ञ के रूप नियुक्त हुए थे अकबर के नवरत्नों में, वो आपकी मियां तानसेन है। और तानसेन का मकबरा कहां पर है? तो आपके ग्वालियर में है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है अमीर खुसरो का जन्म स्थान बताना है, जो कि देखा जाए क्वेश्चन आपको हम यूपीजीके में पढ़ाते हैं, इसको हिंदी में भी पढ़ाते हैं, है ना। क्यों? क्योंकि इनका योगदान ही ऐसा है कि इनका हर क्षेत्र में इनका नाम लिया जाता है, ठीक है। चलिए अमीर खुसरो का जो जन्म हुआ है वो कहां पर हुआ था? तो देखो यहाँ पर दिया गया है एटा, फिर दिया है कासगंज, और कासगंज के बाद एक पटियाली भी होता है, तो हम लोग पटियाली को जवाब देते हैं। मतलब यहाँ पर जो आंसर बनेगा वो आपका बी वाला बनेगा, कासगंज हो जाएगा, ठीक है। बी नंबर कासगंज हो जाएगा। मान लो अगर कासगंज के अंदर भी कोई अगर होता तो हम लोग बोलते पटियाली गांव, क्या बोल देते? पटियाली गांव लगा देते। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर कासगंज बनेगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि बक्सर के युद्ध के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी मुगल साम्राज्य को प्रति वर्ष का भुगतान करने के लिए सहमत हुई थी। मतलब जो बक्सर का युद्ध हुआ था 64 में, है ना, तो ईस्ट इंडिया कंपनी मुगल सम्राट को प्रति वर्ष का भुगतान करने के लिए सहमत हो गई थी। कितना भुगतान देने के लिए बात हुई थी? तो देखो यहाँ पर प्रति वर्ष कहा था कि 26 लाख रुपए देंगे। कितने? 26 लाख रुपए। तो यहाँ पर जो आंसर आपका बनेगा वो आपका बी नंबर आपका हो जाएगा 26 लाख रुपए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि बक्सर के युद्ध के बाद के नवाब ने इलाहाबाद और कड़ा को मुगल सम्राट को सौंप दिया, जो कि ब्रिटिश सैनिकों के संरक्षण के अंतर्गत आया था। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि आपकी मतलब कह सकते हैं कहाँ के नवाब थे जिन्होंने इस कह सकते हैं कड़ा को मुगल सम्राट को सौंप दिया था? यहाँ पर 65 का ऑप्शन आपका डी नंबर, ये अवध है। मतलब ये हुआ कि बक्सर के युद्ध के बाद अवध के नवाब, ठीक है, एक मिनट, अवध के जो नवाब है कौन है? आपके अवध के नवाब जो थे, है ना, उन्होंने कड़ा को मुगल सम्राट को सौंप दिया, जो कि ब्रिटिश सैनिकों के संरक्षण में थे। यहाँ पर आंसर आपका डी नंबर राइट हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा, ठीक है ना। क्लियर हुआ? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला है निम्नलिखित में, कह रहे निम्नलिखित किसके शासनकाल में मुगलों और मराठों के बीच द्वंद्व हुआ था? बताइएगा भाई, यहाँ पर जो मुगलों और मराठों के बीच जो द्वंद्व युद्ध हुआ था वो किसके बीच हुआ था? यहाँ पर आंसर आपका राइट क्या हो जाएगा? चलिए जिनको लगता है कि नहीं सब पढ़ने से कुछ नहीं होने वाला है तो वो लोग ना ही पढ़े तो ज्यादा सही है। उनसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि सर्दी का मजा लें, अच्छी तरीके से घूमें, है ना। जिनको लगता है कि पढ़ने से कोई फायदा नहीं है उनसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि अपना टाइम बर्बाद ना करें तो ज्यादा सही रहेगा, है ना। चलिए यहाँ पर देखिए 66 का आंसर क्या हो जाएगा? 66 का आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो ये थे आपके ऑप्शन, आपका डी हो जाएगा, औरंगजेब हो जाएगा। इसका ऑप्शन जो बनेगा वो आपका डी हो जाएगा कि मुगलों और मराठों के बीच द्वंद्व युद्ध जो प्रारंभ हुआ था किसके समय? तो आपके औरंगजेब के समय। तो इसका ऑप्शन क्या बनेगा? डी नंबर आपका राइट हो जाएगा। देखिए एक मिनट एक रुकिएगा, पेन हमारा गायब हो गया है, यहाँ पर देख लेते हैं। अरे आ गया है क्या पेन? चलिए पेन तो आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है कि प्लासी की लड़ाई और प्लासी की लड़ाई अंग्रेजों और के बीच लड़ी गई थी। तो ये बताइए कि प्लासी की जो लड़ाई थी, है ना, जो प्लासी की लड़ाई थी वो आपके हुआ था 23 जून 1757 को, और किसके बीच लड़ाई हुई थी? यहाँ पर आंसर क्या बन जाएगा? तो आपका जवाब आ रहा है यहाँ पर ए नंबर, सिराजुद्दौला, जो कि क्वेश्चन आपकी पूछा गया था पीटी एग्जाम में भी, याद रखिए सिराजुद्दौला के बीच आपका हुआ था, ठीक है। आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि भारत में पहली रेलगाड़ी किस वर्ष में और किन दो स्थानों के बीच आपकी चलाई गई थी? यहाँ पर बताना है कि भारत में पहली रेलगाड़ी किस वर्ष में और किन दो स्थानों के बीच चलाई गई थी। 68 का ऑप्शन देना है, आपका जवाब इनमें से क्या हो जाएगा? चलिए 53 में तो आपको पता है कि हाँ 53 में थी, लेकिन बंबई सूरत या बंबई थाने क्या हो जाएगा? यहाँ पर याद रखिएगा आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर सी नंबर 1853 को बंबई और थाने के बीच आपकी चलाई थी। अच्छा ये बताइएगा कि किस तारीख को चलाई गई थी? किसी को पता है कि किस तारीख को ये रेलगाड़ी चलाई गई थी? किसी को पता है?
अगर किसी को डेट पता हो तो बताइए। जी हाँ, 34 किलोमीटर सही है, लेकिन ये बताइए कौन सी डेट को ये गाड़ी चलाई गई थी, ये अगर पता हो तो। 16 अप्रैल बिल्कुल सही है, 16 अप्रैल। इसीलिए 16 अप्रैल को रेलवे दिवस मनाया जाता है, याद रखिएगा, इसीलिए 16 अप्रैल को रेलवे दिवस मनाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रणाली भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान भूमि राजस्व प्रणाली से संबंधित नहीं था। यहां पर बताना है कि ब्रिटिश भारत में किस मतलब कह सकते हैं कि कौन सी प्रणाली भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान भूमि राजस्व प्रणाली से संबंधित नहीं था। तो देखिए यहां पर कह सकते हैं कि आपका दिया है जमींदारी अर्थात स्थायी बंदोबस्त, महलवाड़ी, दस्तक और आपका रैयतवाड़ी। आंसर क्या बनेगा यहां पर? तो आपका जवाब लगभग सभी का सही है। यहां पर दस्तक ये आपकी कह सकते हैं ये प्रणाली इस समय आपकी लागू नहीं थी, मतलब ऑप्शन हो जाएगा आपका सी नंबर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि बाल विवाह अवरोध अधिनियम 1929 को निम्नलिखित में से किस अन्य नाम से भी जाना जाता है। यहां पर जवाब देना है बाल विवाह अवरोध अधिनियम 1929 को निम्नलिखित में से किस अन्य नाम से भी जाना जाता है। यहां पर जवाब दीजिएगा क्या हो जाएगा। तो हमने बताया था, आपको ट्रिक बताया था कि बाल विवाह है ना, जो क्या होती है, शारदा मैया बनती है, सरस्वती मैया बनती हैं, जो आप लोग स्कूल में पढ़ते हैं तो बिल्कुल छोटी सी आपकी बनाई जाती हैं, तो आपका हो जाएगा शारदा अधिनियम। ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर आपका हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए यहां पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि 1764 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा स्थापित भारत का पहला डाकघर निम्नलिखित में से किस स्थान पर आपका था। बताइए भाई, ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा स्थापित भारत का पहला डाकघर निम्नलिखित में से किस स्थान पर जहां था, जो कि आपके 1764 में ये स्थापित किया गया था। चलिए यहां पर आंसर आपका राइट क्या हो जाएगा। 71 नंबर में 71 का ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर, आपके बॉम्बे, जो कि अब हम लोग मुंबई के नाम से जानते हैं, ये बंबई में स्थापित किया गया था। ऑप्शन बनेगा यहां पर आपका डी नंबर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856, जिसे अधिनियम भी कहा जाता है, 26 जुलाई 1856 को लागू हुआ था, जिसे लॉर्ड द्वारा पारित किया गया था। मतलब यहां पर जो आपका हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम है, ये पारित किसके द्वारा किया गया था 72 नंबर में। तो ये पारित किया गया था आपके किसके द्वारा, तो ये है आपकी कैनिंग, क्योंकि समय आपको देख सकते हैं 1856 है और 1856 है, तो आप लोग जानते हैं कैनिंग आपका आंसर हो जाएगा। यहां पर आपका सी नंबर राइट हो जाएगा। पारित की बात किया गया है, पारित की बात। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि 1891 में बी.एम. मालाबारी के प्रयासों को तब फल मिला जब सहमति की उम्र अधिनियम को पारित किया गया, जिसके अनुसार वर्ष से कम की बालिका को विवाह पर प्रतिबंध था। देखो यहां पर देखो दिया 1891 में बी.एम. मालाबारी के प्रयासों को तब सफलता मिली या फल मिला जब सहमति की उम्र अधिनियम को पारित किया गया, जिसके अनुसार वर्ष से कम बालिका को विवाह के लिए प्रतिबंधित किया गया। कितने कम की उम्र के, तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा। यहां पर देखिए ऑप्शन बी होगा आपका 12 वर्ष। यहां पर 14 वर्ष मत लगाइएगा, यहां पर आपका 12 वर्ष याद रखिएगा, उसका ऑप्शन हो जाएगा आपका बी नंबर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि 1795 और 1804 के बंगाल विनिमय अधिनियमों ने घोषित किया था। मतलब 1795 और 1804 के बंगाल विनिमय अधिनियमों ने घोषित किया था। यहां पर क्या घोषित किया था, 74 में ऑप्शन जो बनेगा वो आपका हो जाएगा आपका बी नंबर, कन्या हत्या को अवैध, कन्या हत्या को अवैध ये था, तो ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर, इसका राइट हो जाएगा। समय है आपका 1795 से 1804 के बीच का बात की गई है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका यहां पर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। देखो आपके सिलेबस के अनुसार है, तो जितना हम कम पढ़ा लें समझो उतना आपको रट्टा मार लेना है, पूरी तरीके से जान लगा दीजिएगा। ठीक है ना, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। चलिए क्वेश्चन दिया गया है कि हंटर आयोग ने किसके विकास पर अधिक बल दिया था। हंटर आयोग ने किसके विकास पर बल दिया था, हंटर आयोग ने किसके विकास के लिए, तो यहां पर प्राथमिक शिक्षा, क्या प्राथमिक शिक्षा, यहां पर जो आंसर आपका है वो कौन सा हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा, प्राथमिक शिक्षा पर बल दिया था। जवाब बन जाएगा आपका ए नंबर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है महलवाड़ी प्रणाली कहां लागू की गई थी। महलवाड़ी प्रणाली कहां लागू की गई थी, यहां पर देखिए आपका आंसर क्या हो जाएगा। महलवाड़ी आपके पता है कि आपके यूपी में आपकी लागू की गई थी, है ना, जो कि एक संयुक्त प्रांत हुआ करता था। तो यहां पर जो आंसर आपका है वो आपका हो जाएगा आपका बी नंबर आपका हो जाएगा, आपके उत्तर प्रदेश में लागू की गई थी। इसका जवाब जो बनेगा बी नंबर, जिसका आ रहा है बिल्कुल राइट बनेगा। और देख सकते हैं कि हिस्ट्री तो हमें ऐसा लग रहा है कि आप सभी को आती है भाई, आप लोगों को कमेंट बहुत आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि आप लोगों को हिस्ट्री बहुत आती है। चलिए यहां पर देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि मेरठ छावनी में 1857 के सैनिक विद्रोह की शुरुआत कब हुई थी। ये बताइए मेरठ छावनी में 1857 के सैनिक विद्रोह की जो शुरुआत हुई थी ये कब हुई थी। यहां पर 77 का ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो देखो ये 77 की अगर हम बात करते हैं तो आपका जवाब बनेगा यहां पर 10 मई। डेट याद रखिएगा, 10 मई आपका जवाब हो जाएगा, आपका सी नंबर 10 मई आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि 1857 के प्रथम स्वतंत्रता विद्रोह में भाग लेने वाली प्रसिद्ध महिला स्वतंत्रता सेनानी इनमें से कौन थी। तो बताइए भाई भाग लेने वाली ये आपकी प्रसिद्ध महिला स्वतंत्रता सेनानी थी, यहां पर आपका जवाब इनमें से क्या बनेगा। चलिए काफी लोग जवाब दे रहे थे, इसका भी जवाब आ रहा है लगभग बी नंबर। यहां पर देखिए आपका जवाब यहां पर डी हो जाएगा या बी हो जाएगा, डी हो जाएगा।
चलिए यहां पर डी हो जाएगा, बी हो जाएगा। ये समय दिया गया है 1857। और इनमें से भाग लेने वाली स्वतंत्रता सेनानी आपकी कौन थी? यहां पर बेगम हजरत महल, जो कि आपके अवध से अर्थात जो आपका लखनऊ है, लखनऊ से नेतृत्व किया था आपके बेगम हजरत महल। इसको ऑप्शन बनेगा यहां पर आपका डी नंबर बिल्कुल राइट आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहां पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि राष्ट्रीय गान सर्वप्रथम कब और कहां गाया गया? राष्ट्रीय गान सर्वप्रथम कब और कहां गाया गया? यहां पर जवाब दीजिए। आपका जवाब इनमें से राइट क्या बन जाएगा? 79 का जवाब दीजिएगा। और यहां पर देख सकते हैं आपका जवाब, ये कलकत्ता अधिवेशन में तो गाया गया था, ये लगभग सभी को पता है ना, कि यहां पर जो आंसर आपका बनेगा ए नंबर, ये बिल्कुल राइट हो जाएगा। याद रखिएगा कि 27 दिसंबर 1911 में जो कलकत्ता में अधिवेशन हुआ था, वहीं पर राष्ट्रीय गान सर्वप्रथम गाया गया था। तो ऑप्शन बनेगा ए नंबर आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि 1916 का लखनऊ समझौता महत्वपूर्ण था, क्यों? क्योंकि इसके बाद कांग्रेस ने क्या किया था? बताइए कि जो लखनऊ समझौता था वो बड़ा महत्वपूर्ण समझौता माना जाता है, क्यों? क्योंकि यहां पर जो मुस्लिम लीग के साथ क्या हो गया था? गठबंधन हो गया था। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहां पर ये हो जाएगा मुस्लिम लीग के साथ क्या होता? गठबंधन हुआ था। अच्छा ये बताइएगा कि मुस्लिम लीग के साथ ये जो गठबंधन खत्म, मतलब कह सकते हैं स्टार्टिंग हुई थी, कह सकते हैं कि मुस्लिम लीग के साथ जो विद्रोह हुआ था वो कौन से अधिवेशन में हुआ था? ये बताइएगा भाई। इसमें तो गठबंधन हो गया आपके 1916 में, लेकिन ये जो अलग हुए थे गरम दल नरम दल, ये कब अलग हुए थे? वो किसमें हुए थे? सूरत अधिवेशन, बिल्कुल सही है। सूरत अधिवेशन में आपके अलग हुए थे। और हम बोलते हैं 7 से सूरत 7 से 7, है ना, 7 से सूरत 7 से 7, और आपका जवाब हो जाएगा 1907। तो याद रखिए 1907 में जो कि सूरत अधिवेशन हुआ था, उनमें से अलग हुए थे। दोनों क्वेश्चन आके पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए यहां पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी, यहां पर बताना है। चलिए, अंबिका चरण मजूमदार भैया वो थे आपके जो लखनऊ के अध्यक्ष थे, बिल्कुल सही है। यहां पर बताइए, क्वेश्चन दिया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी, यहां पर 81 नंबर में। जवाब हो जाएगा यहां पर आपका सी नंबर 1885। यहां पर आंसर आपका सी हो जाएगा। कहां पर हुई थी? ये हुई कहां थी कि आप भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी वो हुई कहां थी? तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? सी नंबर 1885 में बंबई में हुई थी, एक संस्कृत कॉलेज आपका था, वहां पर हुई थी। ठीक है, चलिए यहां पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है कि महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित सत्रों में से किसकी अध्यक्षता की है? किसकी अध्यक्षता किया था? आप लोगों ने हिस्ट्री बहुत पढ़ा होगा, लेकिन आज के टेस्ट में आपको लग रहा होगा कि वही क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। चाहे पीटी एग्जाम होगा, चाहे आपके लेखपाल एग्जाम होगा, याद रखिए आपको खुद लग रहा होगा कि यही क्वेश्चन पूछे ही आते हैं, डायरेक्ट यही क्वेश्चन बनते हैं। तो इसलिए कोई भी क्वेश्चन छोड़िएगा नहीं, पूरे क्वेश्चन रट डालिए और पूरी तरीके से रटिएगा। तो देखो यहाँ पर महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित सत्रों में से किसकी अध्यक्षता की है? यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर, जो आपका 1924 में बेलगांव अधिवेशन में किया था। ये बेलगांव कहां पड़ता है ये बताइएगा? बेलगांव जो पड़ता है ये पड़ता कहां पर है ये बताइएगा? चलिए यहां पर जो बेलगांव पड़ता है, पड़ता कहां पर, ये जवाब आप लोगों को देना है। तो देखो ये हाँ एकमात्र आपका है, बिल्कुल सही, कर्नाटक में है, याद रखिए। और महात्मा गांधी एक बार ही अध्यक्ष बने थे, वो भी आपके 1924 में, बेलगांव कर्नाटक। ऑप्शन बने आपका सी नंबर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि भारतीय राष्ट्रवाद के पहले या प्रारंभिक चरण को चरण 1885 से 1905 भी कहा जाता है। तो ये बताइएगा यहाँ पर कौन सा ऑप्शन भर दिया जाए तो ये आपका राइट आंसर आपका यहाँ पर हो सकता है। चलिए, भारतीय राष्ट्रवाद के पहले या प्रारंभिक चरण को चरण काल कहा जाता है, मतलब ये जो 1885 से 1905, आपको पता होगा स्टार्टिंग होती है 1885 से 1905, 1905 से भी चलता है 1919, 1919 के बाद होता है 1947 तक, मतलब 3 आपके होते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग जो आपका जाएगा इसे बोलेंगे आरंभिक बोलेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर आंसर आपका बनेगा बी नंबर, आरंभिक हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के सर्वप्रथम किस मुसलमान ने अध्यक्षता की थी? यहाँ पर जवाब देना है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की सर्वप्रथम किस मुसलमान ने अध्यक्षता किया था? 84 ऑप्शन में से क्या हो जाएगा? तो देखो यहाँ पर आपकी ऑप्शन दिया है लियाकत अली, सर सैयद अली और मौलाना आजाद, और कौन गए भाई? हाँ, ये आ गए आपके बदरुद्दीन तयाबजी। यहाँ पर जो आंसर आपका हो जाएगा, यहाँ पर बदरुद्दीन जो आपके तयाबजी हैं ये थे, इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। बदरुद्दीन तयाबजी थे जिन्होंने यहाँ पर मुसलमान अध्यक्षता किया था। अच्छा, एक अंग्रेज थे जिन्होंने एक अध्यक्षता किया था, बताएंगे कि एक आपके अंग्रेज थे, प्रथम अंग्रेज आपको बताना है कि प्रथम अंग्रेज कौन थे जिन्होंने यहाँ पर कह सकते हैं इसकी अध्यक्षता किया था, जो कि इलाहाबाद में अधिवेशन हुआ था। और कह सकते हैं कि प्रथम अंग्रेज का नाम बताना है जो कि यहाँ पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्षता किया था। जॉर्ज यूले थे, जॉर्ज यूले थे जो आपके कह सकते हैं कि इलाहाबाद में अधिवेशन हुआ था, है ना। चलिए, ये भी क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है कि बंगाल का विभाजन 1905 ब्रिटिश वायसराय द्वारा किया गया था। बंगाल का विभाजन 1905 में ब्रिटिश वायसराय द्वारा किया गया था। कौन से यहाँ पर वायसराय थे जिन्होंने विभाजन किया था? यहाँ पर देखिए करजन, करजन की सबसे गलत नीति अगर देखा जाए तो यही साबित हुई थी। यहाँ पर जो आप आंसर बनेगा
वो आपका बी हो जाएगा, करजन इसका आंसर राइट हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहां पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से किसने बंगाल के विभाजन 1905 के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किया था। यहां पर क्वेश्चन, लाजवाब क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। अब आप बताइए कि जो 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था उसमें विरोध जो किया था, है ना, तो इस विरोध वाले आंदोलन में नेतृत्व किसने किया था? नेतृत्व किया था आपके नंबर आपकी सुरेंद्र नाथ बनर्जी। आईएमपी क्वेश्चन है, नोट कर लीजिएगा, यहां पर सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया था, याद रखिए। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में क्रांतिकारी नेता नहीं थे? बताइए भाई, यहां पर भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में क्रांतिकारी नेता नहीं रहे हैं, इनमें से आपका राइट आंसर यहां पर राइट क्या हो जाएगा, इसका जवाब देना है। और इसका राइट आंसर 87 में क्या बनेगा? तो भाई 87 की अगर बात करते हैं तो भाई यहां पर देखो गोपाल कृष्ण गोखले, है ना, गोपाल कृष्ण गोखले हैं, ये बहुत सीधे साधे इंसान थे। मतलब ऑप्शन जो आपका है वो आपका डी हो जाएगा, गोपाल कृष्ण गोखले, इसका आंसर आपका डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए बी मत लगाइए, यहां पर लगाना है गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, चलिए यहां पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी द्वारा द फिलॉसफी ऑफ द बॉम्बे नामक प्रसिद्ध लेख लिखा गया था? द फिलॉसफी ऑफ द बॉम्बे नामक प्रसिद्ध लेख लिखा गया, ये किस क्रांतिकारी के द्वारा लिखा गया था? यहां पर आंसर दीजिए 88 नंबर में। तो भैया आपका जवाब हो जाएगा भगवती चरण बोहरा। क्या यहां पर आंसर जो आपका बी नंबर है, भगवती चरण बोहरा, इनके द्वारा द फिलॉसफी ऑफ द बॉम्बे नामक प्रसिद्ध लेख लिखा गया था। ये भी क्या है, क्रांतिकारी थे। ऑप्शन में आपका बी नंबर हो जाएगा। आगे बढ़ते, क्वेश्चन आपसे दिया है कि वर्ष 1904 में किसने क्रांतिकारियों की गोपनीय समिति के रूप में अभिनव भारत का आयोजन किया? वेरी वेरी एमपी क्वेश्चन दिया है, याद रखिए। अभिनव भारत का जो आयोजन किया गया 1904 में, वो किसके द्वारा किया गया था? यहां पर 89 का ऑप्शन क्या बनेगा? तो ये है आपके वीडी सावरकर, है ना, वीडी सावरकर, इसका आंसर बनेगा ए नंबर, राइट हो जाएगा, वीडी सावरकर। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, कह रहा है मिलान करना है, तो चलिए भाई मिलान करिए। यहां पर मिलान जो आपका सही है वो आपका कौन सा सही है? राम प्रसाद बिस्मिल का जो संबंध है वो कहां से संबंधित है? राम प्रसाद बिस्मिल का जो संबंध है वो कहां से संबंधित है? तो देखो इनका संबंध है आपके काकोरी षड्यंत्र मामला से, मतलब इसका हो जाएगा 2। सूर्यसेन का संबंध कहां से है? तो इनका चटगांव शास्त्रागार छापामारी किया था इन्होंने, सूर्यसेन ने, तो इसका आपका थर्ड हो जाएगा। अरविंद घोष ने क्या किया था? इन्होंने अलीपुर बम हमला किया था, तो इनका हो जाएगा अलीपुर बम हमला, तो इसका 4 हो जाएगा। और भगत सिंह आपको पता है ये है आपके लाहौर षड्यंत्र मामले से संबंधित है आपके कौन, भगत सिंह, तो इसका 1 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है भाई? कोई 2 3 4 एक कहीं पर है, 2 3 4, जी हाँ, ऑप्शन क्या मिल गया है यहाँ पर, बी नंबर आपका राइट हो गया। स्क्रीनशॉट लीजिए इस क्वेश्चन का। जो भी लाहौर षड्यंत्र होते हैं, काफी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि लाहौर षड्यंत्र क्या है, काकोरी क्या है, चटगांव क्या है, अलीपुर क्या है, तो जितने भी आपके मेन लीडर थे उनका नाम आपके सामने है, तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा सभी लोग। ठीक है, चलिए यहां पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि चंद्रशेखर आजाद मुठभेड़ में शहीद हुए थे, कहां पर शहीद हुए थे? 91 का ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर? चलिए ये हुए थे आपके इलाहाबाद में। इलाहाबाद में इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? बी नंबर आपका हो जाएगा। वर्तमान में आपको पता है कि जहां पर ये आप शहीद हुए थे उसका नाम अल्फ्रेड आपका पार्क हो चुका है, जो कि ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर, राइट हो जाएगा। यूपी जीके में हमने आपको पढ़ाया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि महाराष्ट्र में 1900 में विनायक दामोदर सावरकर द्वारा स्थापित गुप्त समाज को कहा जाता था। यहां पर बताइए, कह रहा आपसे यहाँ पर महाराष्ट्र में सन 1900 में विनायक दामोदर सावरकर अर्थात वीडी सावरकर द्वारा स्थापित गुप्त समाज को कहा जाता था। तो देखो यहां पर ये हुआ मित्र मेला समिति, मतलब ये हुआ जो अभी आपने पढ़ा था कि जो वीडी सावरकर हैं उन्होंने अभिनव भारत की खोज की, अर्थात अभिनव भारत नामक एक संस्था बनाया। तो वो अभिनव भारत पहले जो थी वो आपकी मित्र मेला समिति के नाम से जानते थे, लेकिन यही 1904 में क्या हुआ, 1904 में इन्होंने क्या किया, अभिनव भारत नामक एक संस्था या समिति का नाम दिया। तो याद रखिए 19 से संबंधित है, लेकिन समय क्या है, ये 1900 है और 1904 में इसका नया नाम हो गया था, मित्र मेला का नया नाम हो गया था 1904 में क्या, अभिनव भारत हो गया था। ठीक है, दोनों पॉइंट नोट करिएगा। आगे क्वेश्चन आपसे दिया है, खुदीराम बोस को ब्रिटिश न्यायाधीश मजिस्ट्रेट की हत्या का प्रयास के लिए फांसी दी गई। ये बताइएगा कि जो खुदीराम बोस थे इन्होंने कौन से ब्रिटिश न्यायाधीश अर्थात मजिस्ट्रेट की हत्या का प्रयास किया था जिससे इनको फांसी हुई थी? यहां पर देखिए 93 का ऑप्शन क्या बनेगा? 93 का ऑप्शन बनेगा यहां पर जो किंग्सफोर्ड है, कौन है, किंग्सफोर्ड के हत्या के कारण है यहां पर फांसी दी गई थी। यहां पर सबका ये हो जाएगा, इनका हत्या का प्रयास इन्होंने किया था, ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि महात्मा गांधी के किस अमेरिकी जीवन लेखक ने लिखा था कि असहयोग भारत और गांधी जी के जीवन में एक युग का नाम बन गया है? फिर से देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि महात्मा गांधी के किस अमेरिकी जीवन लेखक ने लिखा था कि असहयोग भारत और गांधी जी के असहयोग आंदोलन के समय जो थे वो आपके लुईस फिशर थे, याद रखिए। तो यहां पर आंसर आपका बनेगा सी नंबर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा है कि महात्मा गांधी ने निम्नलिखित में से किसे अपना राजनीतिक गुरु माना था? यहां पर बताइए कि महात्मा गांधी ने निम्नलिखित में से किसे अपना राजनीतिक गुरु माना था? इसका राइट आंसर आपका जवाब इनमें से क्या, 95 ऑप्शन में से राइट क्या हो जाएगा?
देखिए 95 का जवाब इनमें से काफी लोगों ने जवाब दे भी दिया है। यहाँ पर आपके गोपाल कृष्ण गोखले इसका राइट आंसर हो जाएगा, बी नंबर गोपाल कृष्ण गोखले आपका जवाब राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है कि रंग भेद के कारण महात्मा गांधी को किस वर्ष दक्षिणी अफ्रीका के पीटर्सबर्ग रेलवे स्टेशन में प्रथम श्रेणी के रेल डिब्बे से सामान सहित बाहर फेंक दिया गया था? ये कब फेंका गया था, ये बताइए। आपका जवाब इनमें से राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखो आपके सिलेबस में ये टॉपिक दिया गया है भारतीय इतिहास से संबंधित जो आपका है, ठीक है, भारतीय एवं राष्ट्रीय आंदोलन, यही सबसे ज्यादा टॉपिक आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, यही आपका मेन सिलेबस में आपका यही है। अब इसी के अंतर्गत गांधी जी या कोई आंदोलन या भक्ति आंदोलन सब कुछ इसी सीरीज में आपका निपटारा हो जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए, तो देखिए यहाँ पर 96 का जो ऑप्शन बनेगा वो डी हो जाएगा आपके 1893 इसका आंसर राइट हो जाएगा। कौन सा? 1893। देखिए काफी लोगों ने जवाब दिया है, मतलब काफी अच्छी तैयारी यहाँ पर है। ऑप्शन में आपका डी नंबर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि महात्मा गांधी ने सत्याग्रह सभा की जो स्थापना की थी वो कब की थी? महात्मा गांधी ने सत्याग्रह सभा की स्थापना जो किया था वो कब किया था? यहाँ पर आंसर लॉक करना है। चलिए, तो देखिए आपका जवाब इनमें से कौन सा हो जाएगा? 97 का ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, सी नंबर। याद रखिए फरवरी 1919 में। कब? फरवरी 1919 में महात्मा गांधी ने सत्याग्रह सभा की स्थापना किया था। राइट हो जाए आंसर सी नंबर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है महात्मा गांधी जी गांव सर्वोदय के आदर्श ने बताया कि एक आदर्श गांव को कुछ शर्तों को पूरा करना होगा, इनमें से क्या शर्तें इनमें से आपके नहीं है? मतलब आपने देखा होगा कि ग्रामीण परिवेश कि एक आदर्श गांव बने, और आदर्श गांव में क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए यहाँ पर देखेगा। तो यहाँ पर कह रहा है क्या शर्त इसमें से नहीं है? तो चलिए, पहला पॉइंट आपसे दिया गया है कि जाति व्यवस्था को समाप्त किया जाना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, जाति व्यवस्था को समाप्त किया जाना चाहिए। भाईचारे की भावना विकसित करने के लिए पूजा एक स्थान एक दूसरे के बगल बनाना चाहिए। क्या ऐसी बात थी क्या? ऐसी बात तो नहीं है। भाईचारा ऐसा नहीं कि बगल मंदिर बनाने से या मस्जिद बनाने से भाईचारे हो गए। जब तक दिल में अपने भाईचारा नहीं उत्पन्न होगा तो मंदिर मस्जिद बनाने से नहीं होता है। तो ये बात आपकी गलत है। वहीं पर इसमें धर्मशाला और एक छोटा डिफेंसरी होना चाहिए, एक या भोजन और एक छोटा, मतलब यहाँ पर सी सही है और डी सही है, मतलब ऑप्शन बी नंबर आपका गलत दिया गया था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि गांधी जी ने जून 1904 में डरबन के बाहर बस्ती नामक एक सामुदायिक क्रियाशील मठ की स्थापना की थी। ये जो स्थापना किया था इसका नाम क्या है, ये पूछा गया है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा भाई? चलिए, यहाँ पर आपका 99 का ऑप्शन बनेगा कौन सा? रस्किन, नटाल या प्रिटोरिया या फोनिक्स? क्या जवाब बनेगा? तो यहाँ पर ये देख सकते हैं डरबन में ही आपका जो फोनिक्स आश्रम 1904 में किया था। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि गांधी जी का नमक सत्याग्रह आंदोलन दांडी मार्च का प्रारंभ हुआ था। यहाँ पर जवाब भी 100 नंबर का ऑप्शन क्या हो जाएगा कि गांधी जी का नमक सत्याग्रह आंदोलन दांडी मार्च कब प्रारंभ हुआ? 100 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? चलिए, जवाब देख सकते हैं कि आपका डेट याद रखिए 12 मार्च। क्या है डेट? डेट आपकी होगी यहाँ पर आपकी 12 मार्च 1930 को यहाँ पर दांडी मार्च आपका प्रारंभ हुआ था, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता के नाम से सर्वप्रथम किसने संबोधित किया था? राष्ट्रपिता के नाम से जो संबोधित किया था वो किसने किया था? चलिए, यहाँ पर जवाब देखिए सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस या बाल गंगाधर तिलक? जवाब क्या हो जाएगा? सी नंबर बिल्कुल सही जवाब आ रहा है। यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस हो जाएंगे, जिन्होंने यहाँ पर सिंगापुर रेडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कह सकते हैं इन्हें राष्ट्रपिता कहा था। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? सी नंबर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि अमृतसर में जलियांवाला बाग कुख्यात जनसंहार किस दिन घटित हुआ था? ये डेट आपको याद रखना है क्योंकि एग्जाम में ये डेट हमेशा पूछी गई है और आपके एग्जाम में तो पूछी जा सकती है। याद रखिए, बताइए क्या जवाब हो जाएगा? अमृतसर में जलियांवाला बाग कुख्यात जनसंहार किस दिन घटित हुआ? 102 का ऑप्शन देख सकते हैं, आपका जवाब बी हो जाएगा 13 अप्रैल। क्या? 13 अप्रैल डेट याद रखिए। 1919 तो सबको याद रहता है, लेकिन गलतियां होती हैं 13 अप्रैल से। तो देखिए 13 अप्रैल 1919 ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया है कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने किस नरसंहार के विरोध में नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी? रविन्द्रनाथ टैगोर ने किस नरसंहार के विरोध में नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी? यहाँ पर आंसर क्या बनेगा आपका? तो ये हुआ था आपका जो जलियांवाला नरसंहार था, इसी में रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि लौटा दी। क्वेश्चन वेरी वेरी एमपी से नोट करिएगा, ये क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड पर आधारित है? चलिए यहाँ पर बताना है क्वेश्चन क्या हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा? निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड पर आधारित है? तो देखिए 104 का ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर। ये आपका है जो भारत सरकार अधिनियम 1919 है, भारत सरकार अधिनियम 1919 है, ये आपका है। ये मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड के सुधार के नाम से भी जाना जाता है। भारत सरकार अधिनियम 1919 भारत के तत्कालीन जो सेक्रेटरी थे आपके एडविन मॉन्टेग्यू और लॉर्ड चेम्सफोर्ड की एक रिपोर्ट की सिफारिश पर आधारित की गई थी। तो इसका आंसर बनेगा आपका सी नंबर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है असहयोग आंदोलन किस सन में प्रारंभ हुआ?
चलिए 105 का जवाब दीजिए, असहयोग आंदोलन किस सन में प्रारंभ हुआ था। यहाँ पर देखिए आपका जवाब क्या हो जाएगा, 19 हो जाएगा या 20 में हो जाएगा, 20 नंबर। देखिए यहाँ पर ऑप्शन जिसका आ रहा है कौन सा, बी नंबर, वो आपका राइट हो जाएगा, 1920 में आपका जवाब इनमें से राइट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, और यहाँ पर जो आंदोलन, जब असहयोग आंदोलन चलाया गया था, तो आंदोलन के दौरान विद्यार्थी ने सरकारी स्कूल और कॉलेज में जाना छोड़ दिया था, वकीलों ने अदालत में जाने से मना कर दिया था, काफी बड़ा आंदोलन हो गया था। ऑप्शन बने आपका बी नंबर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह आपसे चौरी चौरा घटना कब हुई थी। चलिए भाई, चौरी चौरा घटना कब घटित हुई थी, यहां पर आंसर आपका राइट क्या हो जाएगा। तो देखिए 106 की अगर हम बात करते हैं तो ऑप्शन क्या बनेगा, यहां पर आपके 1922 में, वो भी आपका कौन सा हो जाएगा, बी नंबर, 4 फरवरी 1922 हो जाएगा। हाँ, इसके पहले आपको 5 फरवरी बहुत बुकों में दिया गया होगा, लेकिन पिछले वर्ष जब आपके योगी जी ने काफी दिन तक वहां पर मेला भी लगा रहा था, तो आपको अब गूगल में भी अपडेट कर दिया गया है हर जगह, क्योंकि बहुत कंफ्यूजन हुआ करता था। तो अब आपको हर जगह लगभग देखा जाए 98% जगह में अब अपडेट हो चुका है आपका 4 फरवरी, ठीक है। तो 4 फरवरी 1922 को ब्रिटिश भारत में तत्कालीन संयुक्त जो प्रांत था, तो गोरखपुर जिले में, कहां पर, गोरखपुर जिले में, तो ऑप्शन क्या बनेगा, बी नंबर आपका राइट हो जाएगा। इसमें से 22 पुलिसकर्मियों को जिंदा जला दिया गया था, कितने, 22 पुलिसकर्मियों को, तो ये भी याद रखिए कितने पुलिसकर्मी, आपके 22। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, दिया गया है साइमन कमीशन का विरोध करते हुए पुलिस हमले के कारण किस राष्ट्रवादी नेता की मृत्यु हो गई। चलिए यहाँ पर जवाब देना है, साइमन कमीशन का विरोध करते हुए पुलिस हमले के कारण किस राष्ट्रवादी नेता की मृत्यु हो गई। चलिए देखिए एक बार जवाब इनमें से क्या हो जाएगा 107 में, तो इसका राइट आंसर आपका जो बनेगा वो आपका बनेगा यहाँ पर आपका सी नंबर, लाला लाजपत राय, जिसका आंसर आ गया है बिल्कुल राइट आपका है, लाला लाजपत राय आपका जवाब राइट हो जाएगा। ये साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे, जिसने पुलिस से ने लाठीचार्ज कर दिया था और इसकी वजह से मृत्यु हो गई थी। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर आपसे दिया गया है, चलिए आपसे कह रहा है, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत के पहले वायसराय को गांधी जी का 11 सूत्री चेतावनी दिया गया था, इसके संदर्भ में क्या आपका सही दिया गया है। तो देखो यहाँ पर जो 11 सूत्री आपका चेतावनी थी, वो चेतावनी थी क्या, इसमें से क्या सही है क्या गलत है, ये आपको यहाँ पर देखना है। तो देखो पहला पॉइंट आपको दिया गया है कि रुपया डॉलर विनिमय दर को कम करना, यहाँ पर ये दिया है, जो कि पॉइंट आपका सही नहीं है। यहाँ पर है भू राजस्व में 50% की कमी करना, ये वाला पॉइंट आपका यहाँ पर सही है, दूसरा आपका सही है। फिर कह रहे राजनीतिक कैदियों को रिहा कर देना, जो राजनीतिक क्रांतिकारी थे, उपद्रव कर रहे थे या कह सकते संघर्ष कर रहे थे, जेल में बंदी बना लिया था, तो उनको रिहा करने की बात, मतलब यहाँ पर आपका ये भी सही है, मतलब ऑप्शन बनेगा आपका कौन सा, बी नंबर हो जाएगा, 2 और 3 इसका आंसर राइट हो जाएगा, ठीक है ना, क्लियर हो गया है। और जो लॉर्ड इरविन थे, उन्होंने गांधी जी के इस सूत्र को ध्यान नहीं दिया था, ठीक है, और इसी वजह उनमें से क्या हुई, निराशा आई, गांधी जी ने दांडी यात्रा स्टार्टिंग कर दिया था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, निम्नलिखित में से किसने सभी 3 गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया, निम्नलिखित में से किसने सभी तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। चलिए भाई क्या जवाब हो जाएगा, तो यहाँ पर देख सकते हैं आपका जवाब आ रहा है डी नंबर, जो कि बिल्कुल सही है आपका जवाब, यहाँ पर हो जाएगा आपका डी नंबर, वी आर अम्बेडकर, ठीक है, वी आर अम्बेडकर। अच्छा हमने आपको ये भी पॉइंट बताया था कि मान लो कि बी आर अम्बेडकर ऑप्शन में नहीं है, क्योंकि आपने हमेशा ये रट लिया है, तो आपके दिमाग में हमेशा रटा रहेगा कि बी आर अम्बेडकर, लेकिन एक साथ में और इनके थे, वो कौन थे, जो अम्बेडकर की तरह वो भी 3 गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। तो देखो यहाँ पर 3 में गोल सम्मेलन में आपके तेज बहादुर सप्रू भी याद रखा करें, है ना, क्योंकि ऐसा होता है कि जैसे जिसका बोलवाला होता है उसी का रट लेते हैं, बोलते हैं वही है ना, और छोटी छोटी चीजें भूल जाते हैं। तो याद रखिए तेज बहादुर जो सप्रू थे, ठीक है, तेज बहादुर जो सप्रू थे, ये भी इसमें से आपके शामिल थे, याद रखिएगा। वहीं पर अगर हम बात करते हैं महात्मा गांधी की, तो महात्मा गांधी कौन सी, तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में यहाँ पर भाग लिए थे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में मुस्लिम लीग अंतरिम सरकार में कब शामिल हुई, अर्थात जो मुस्लिम लीग थी वो अंतरिम सरकार में कब सम्मिलित हो गई थी। यहां पर आंसर क्या बनेगा, तो आंसर बनेगा आपका 24 अक्टूबर, याद रखें 24 अक्टूबर 1946 को ये आपकी मुस्लिम लीग थी, ये अंतरिम सरकार में आपकी सम्मिलित हो गई थी। ऑप्शन बनेगा आपका यहां पर सी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा है, मुस्लिम लीग के लाहौर सत्र में पाकिस्तान की मांग की गई थी। चलिए पाकिस्तान के लिए जो मांग की गई थी, ये की गई थी 1940 में जो आपका हुआ था, है ना, यहाँ पर आंसर जो आपका है सी नंबर राइट हो जाएगा। और मोहम्मद अली जिन्ना ने मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में ये पाकिस्तान की मांग की थी, किसने, आपके मोहम्मद अली जिन्ना, याद रखिए मोहम्मद अली जिन्ना, ठीक है, तो नोट कर लीजिए, इन्होंने मांग किया था। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है, यार आपसे 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया गया, तो ये बताइए किसके द्वारा मनाया गया था, ये मनाया गया था किसके द्वारा मनाया गया था। चलिए बताना है, हिंदू लीग के द्वारा या मुस्लिम लीग के द्वारा। यहाँ पर देखिए 112 का ऑप्शन क्या बनेगा, बी नंबर हो जाएगा, याद रखिएगा मुस्लिम लीग के द्वारा, मुस्लिम लीग के द्वारा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया गया था। डेट भी याद रखिएगा आपका 16 अगस्त 1946, तो लगभग रट जाता है, लेकिन यहाँ पर डेट ये गलती हो जाती है क्योंकि एग्जाम में आपसे डेट ही ज्यादा पूछा जाता है। इसका आंसर क्या बनेगा आपका, बी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है, महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया था।
चलिए, महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया था? यहां पर आंसर क्या बनेगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, आपके 1942 में। क्या 1942 में इसका शुरुआत हुई थी? और आपको पता है कि उस समय विश्व युद्ध चल भी रहा था और 8 अगस्त 1942 को इसका प्रारंभ आपका हो गया था, ठीक है ना। और जिसका लक्ष्य था भारत से ब्रिटिश साम्राज्य को समाप्त कर देना, ठीक है, क्लियर हो गया है। मतलब इसकी शुरुआत तो कर दिया था गांधी जी ने, शुरुआत तो इसको कर दिया था गांधी जी ने। कहां से किया था? आपके मुंबई की गोलियारा टैंक से, ठीक है। लेकिन बाद में क्या हुआ? जीरो ऑपरेशन चलाया गया, जिसके तहत जितने भी क्रांतिकारी थे वो क्या कर दिए गए? गिरफ्तार कर लिए गए थे, ठीक है। तो चलिए यहां पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि महात्मा गांधी जी ने किस आंदोलन के लिए करो या मरो का नारा दिया था? तो भाई करो या मरो का जो नारा दिया वो दिया था कब? तो आपके भारत छोड़ो आंदोलन के समय। मतलब ऑप्शन क्या बनेगा? यहाँ पर आपका बी नंबर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन आपसे है कि निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश मिशन योजना ने पाकिस्तान की मांग को अमान्य कर दिया था? चलिए, किस ब्रिटिश मिशन योजना ने पाकिस्तान की मांग को अमान्य कर दिया? यहां पर आंसर आपका राइट क्या हो जाएगा? तो ये है आपका जो कैबिनेट मिशन आया था। याद रखिए, जो आपका कैबिनेट मिशन आया था वो पाकिस्तान की मांग को अमान्य कर दिया। तो इसका आंसर क्या बनेगा? सी नंबर है, यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर आपसे दिया गया है कि आपसे किसने घोषणा की थी कि 30 जून 1948 तक ब्रिटिश द्वारा भारत को स्वतंत्रता प्रदान कर दी जाएगी? तो ये किया था आपके क्लीमेंट एटली, अर्थात वहां के जो कह सकते हैं प्रधानमंत्री थे, तत्कालीन प्रधानमंत्री आपके थे क्लीमेंट एटली ने भारत को 30 जून कितने, तो आप याद रखिए 30 जून तक कहा था कि हम आजाद कर दोगे, अर्थात गुलामी से आजाद करने की घोषणा कर दिया था। हालांकि ऐसा नहीं हुआ और आपको पता है कि भारत को 15 अगस्त 1947 को ही स्वतंत्र कर दिया गया, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये पॉइंट हो गया। और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया गया है कि 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा घोषित भारत और पाकिस्तान के लिए सीमा आयोग के जो अध्यक्ष थे वो आपके कौन थे? भैया आपको आपने पढ़ा होगा ज्योग्राफी में कि भारत और पाकिस्तान के बीच एक अध्यारोपित सीमा है, अर्थात एक कृत्रिम रूप से आपकी सीमा है। वो आपकी सीमा आपकी कौन सी है? तो देखो यहाँ पर आपको हो जाएगा रेड क्लिफ। रेड क्लिफ है ना, तो यहाँ पर जो आंसर बनेगा वो आपको बनेगा डी नंबर हो जाएगा। सिरिल रेड क्लिफ द्वारा ही भारत में और पाकिस्तान के बीच क्या किया गया था? यहाँ पर सीमा रेखा आपकी बनाई गई थी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन दिया गया है, रास बिहारी बोस द्वारा संगठित भारतीय स्वतंत्रता लीग के संगठन का एक अग्रदूत था। चलिए यहाँ पर देखिए 118 की अगर बात करते हैं तो आपका जवाब इनमें से आंसर क्या हो जाएगा? आंसर आपका राइट हो जाएगा बी नंबर। याद रखिएगा कि रास बिहारी बोस द्वारा संगठित भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता लीग की संगठन के अग्रदूत था तो भारतीय राष्ट्रीय फौज की थी। याद रखिए भारतीय राष्ट्रीय फौज का ये अग्रदूत माना जाता है। तो ऑप्शन आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। जो क्वेश्चन आपको मतलब कह सकते हैं कि नया लगे कि हमें नहीं आता है तो आप लोग स्क्रीन शॉट लीजिएगा और एक नोट्स बना लीजिएगा। बस इतना ही बना लेंगे तो ये समझो कि नोट्स जो बनी होती है उतना पढ़ लेंगे और आपके पास कोई भी किताब होगी उससे पढ़ रहे होंगे तो समझो सब कुछ आपका कंप्लीट हो जाएगा। हम पूरे में पूरे आपके नंबर दिला के मानेंगे। याद रखिएगा पूरे में पूरे हिस्ट्री में कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा क्योंकि सिलेबस के अनुसार चले। जब सिलेबस के अनुसार चला जाता है तो बहुत ज्यादा क्वेश्चन आपके नहीं होते। हम देख रहे हैं यूट्यूब में पढ़ाने वाले तो बहुत हैं, एक क्लास ले लेते हैं उसमें से 100 क्वेश्चन एक ही चीज के हो गया, गुप्त सम्राट ले लिया, कहीं ये सम्राट लिया। लेकिन जो एग्जाम में पूछा जाना है वो क्या पूछा जाना है, कितना पूछा जाना है, इस पर भी तो अमल करना चाहिए। पढ़ाना ही सिर्फ नहीं होता है, बच्चे पढ़ाना शुरू कर दो, पढ़ाते रहो, सब कुछ नहीं। जो सिलेबस आ गया है सिलेबस के अनुसार पढ़ाएंगे। हमने बताया था कि पहले तो हम भी पढ़ा रहे थे, है ना, लेकिन जब सिलेबस आ जाता है तो सिलेबस के अनुसार ही पढ़ाना चाहिए। और सिलेबस में बहुत ज्यादा आपका सिलेबस नहीं है, ना ही तो हिस्ट्री ज्यादा है, ना ही तो पॉलिटी ज्यादा है, ना ही ज्योग्राफी ज्यादा है, ज्यादा कुछ नहीं है, ठीक है ना। तो चलिए देखो यहाँ पर आजाद हिंद फौज किसके नेतृत्व में लड़ी थी? यहाँ पर 119 नंबर में। तो 119 की अगर हम बात कर देते हैं तो आप समझ जाएगा डी नंबर सुभाष चंद्र बोस। देखिए जवाब आया है डी नंबर सुभाष चंद्र बोस, इसका आंसर आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद सरकार की स्थापना कब की थी? अब ये क्वेश्चन बिल्कुल चुना हुआ प्रश्न है कि मतलब ये क्वेश्चन पूछा जाता है। बताइएगा कि नेताजी सुभाष ने आजाद हिंद सरकार की स्थापना कब की थी? 120 का जो ऑप्शन बनेगा इनमें से क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा आपके अक्टूबर 1943। याद रखिए यहाँ पर 21 अक्टूबर, ठीक है। यहाँ पर जो आंसर आपका है सी नंबर हो जाएगा 21 अक्टूबर, कह सकते हैं अक्टूबर 1943 में ये आपका है। क्योंकि अभी आपने देखा होगा कि 21 अक्टूबर को क्या 21 अक्टूबर 2021 को देश भर में आजाद हिंद सरकार के गठन की वर्षगांठ आपकी मनाई गई थी, ठीक है ना। इससे पता चलता है कि नहीं ये जो आपकी डेट है वो आपकी 21 अक्टूबर ही है। कई ऐसी डेटें हैं जो इतिहास में बहुत जगह गलत बताई गई हैं, लेकिन अब करंट अफेयर में जब मोदी जी या योगी जी या कोई भी क्या करते हैं, उद्घाटन करते हैं, शिलान्यास करते हैं, उनसे ये डेटा आपका बिल्कुल कंफर्म हो जा रही है। अतः जो डाउट है वो क्लियर होते जा रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर क्वेश्चन आ गया है, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय व अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे?
स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय व अंतिम गवर्नर जनरल इनमें से कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय देखो दे दिया है, और जब भारतीय दे दे तो आपको बताना क्या है, यहां पर बताना है चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। हाँ, क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि आपसे ये पूछ सकता है स्वतंत्र भारत के, या पूछ सकता है कि जो आपका भारतीय कह सकते हैं अंतिम गवर्नर जनरल आपके कौन थे, तो आपके यहाँ पर ये थे, लेकिन भारतीय अगर पूछता है तो ठीक है ना। चलिए, और ये पहले भी आपके थे, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय कौन थे, तो यही आपके बनाए गए थे। इसके बाद गवर्नर जनरल काम भी खत्म हो गया था, याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया था कि किसने बंगाल में स्थायी उपनिवेश की शुरुआत की थी? किसने बंगाल में स्थायी उपनिवेश की शुरुआत किया? यहाँ पर जो शुरुआत किया था आपके लॉर्ड कॉर्नवालिस। इसका ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर, लॉर्ड कॉर्नवालिस। इसका आंसर आपका राइट हो जाएगा, डी नंबर आपका बनेगा, ठीक है, डी नंबर नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि चक्रवर्ती गोपालाचारी से पूर्व भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? बस वही बात जो सिंपल सी बात है। यहाँ पर जो आंसर आपका हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन, है ना। देखो 3 क्वेश्चन बनेंगे, ज्यादा नहीं बनते हैं। ये क्वेश्चन तो ये बनता है चक्रवर्ती राजगोपालाचारी से पूर्व कौन थे, तो वही लॉर्ड माउंटबेटन थे ना, लॉर्ड माउंटबेटन थे। और इनके बाद जस्ट ये बने थे राजगोपालाचारी बने थे, और इनके बाद ये जो गवर्नर वाला काम सिस्टम था वो वहां पर खत्म कर दिया गया था, तो आंसर हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि जनवरी 1858 में लॉर्ड कैनिंग तक चले गए और दिल्ली डिवीजन को छोड़कर उत्तरी पश्चिमी प्रांत का गठन किया। मतलब यहाँ पर बताइए क्या हो जाएगा, जनवरी 1858 में लॉर्ड कैनिंग तक चले गए थे। मतलब यहाँ पर जो आंसर भर दें, क्या भर सकते हैं आंसर, अगर हम भर दें यहाँ पर आपका बी नंबर, तो आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब यहाँ पर आप बढ़िए कि जनवरी 1858 में लॉर्ड कैनिंग इलाहाबाद तक चले गए और दिल्ली डिवीजन को छोड़कर उत्तरी पश्चिमी प्रांत का गठन किया, तो यहाँ पर आंसर आपका भरा जाएगा, बी नंबर आपका भर जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन आ गया है कि भारत में किस गवर्नर जनरल को स्थायी सुशासन का पिता कहा जाता है? चलिए बताना है, भारत में किस गवर्नर जनरल को स्थानीय सुशासन का पिता कहा जाता है? यहाँ पर स्थानीय है, ठीक है, स्थानीय स्वशासन का पिता जो कहा जाता है वो किसे कहा जाता है? यहाँ पर आपका आंसर क्या बनेगा, लॉर्ड रिपन। बिल्कुल सही जवाब आया है, बिल्कुल सही जवाब है, लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। याद रखिएगा, यह एमपी बहुत क्वेश्चन है, लेखपाल के लिए समझो लल्लन टॉप वाला क्वेश्चन है बिल्कुल तरीके से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है लॉर्ड डलहौजी ने अवध को कब कब्जे में लिया था? चलिए यहां पर देखिए, लॉर्ड डलहौजी ने जो अवध को लिया था वो कब कब्जे में लिया? तो अवध को लिया था 56 में, है ना। मतलब आपका जवाब बनेगा यहां पर बी नंबर, 1856 में इसे लिया था। इसका आंसर बन जाएगा बी नंबर आपका राइट हो जाएगा। कहीं ना कहीं देखा जाए तो 1857 की क्रांति का ये भी कारण एक था, मतलब 1857 की विद्रोह का कारण भी आपका यही बन गया था। क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा जो आपके सिपाही थे अंग्रेजों में, वो आपके अवध से ही थे। मतलब देखा जाए सबसे ज्यादा जो सैनिक थे वो अवध की ही टुकड़ी थी, अर्थात अवध के ही लोग सिपाही बनाए गए थे। अब अवध के लोगों को ही यहाँ पर ऐसा जुर्म किया गया, तो जितने भी सैनिक थे वो क्या हो गए, अलग हो गए। जब अलग हो गए तो फिर समझो कि विद्रोह तो होना ही होना है। तो कारण कहीं ना कहीं देखा जाए तो बहुत बड़ा कारण ये भी आपका था, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा है, कह रहा आपसे सिविल सेवा किसके शासनकाल में प्रारंभ की गई थी? चलिए भाई, सिविल सेवा किसके समय में प्रारंभ की गई? यहाँ पर देखिए कैनिंग तो थे नहीं, यहाँ पर थे आपके कॉर्नवालिस। याद रखिए, यहाँ पर जो ऑप्शन है आपका सी नंबर, लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय यहाँ पर सिविल सेवा आपकी प्रारंभ की गई थी, याद रखिएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर आ गया क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रीय नेता प्रॉपर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक हैं? इस पुस्तक में इन्होंने इकोनॉमिक्स के बारे में बताया है और कहा है कि 67 के समय, अर्थात कह सकते हैं कि इनकी इनकम जो भारत की नापी थी वो 20 रुपए मापा था, है ना। तो यहाँ पर ये कौन है, आपके दादा भाई नारोजी हैं, जिन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पर आंसर बनेगा आपका सी नंबर, इसका राइट हो जाएगा। इनकी पुस्तक बहुत बार पूछी गई है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, हिंद स्वराज नामक पुस्तक की रचना किसने की? चलिए, हिंद स्वराज की जो पुस्तक की रचना किया है वो किसने किया है? ये की गई थी आपके 1909 में की गई थी। और कह सकते हैं कि गांधी, जो ऑप्शन है आपका सी नंबर, है ना, ऑप्शन आपका हो जाएगा सी नंबर। जो गांधी जी थे वो गीता के बड़ा कह सकते हैं विचारक थे, तो उसी जैसे शब्दों का प्रयोग किया। यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा मोहनदास करमचंद गांधी, ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? चलिए इसमें आंसर आपको दिख गया होगा। देखो यहाँ पर जो आपका आंसर है आपका 30 का होगा बी नंबर, जवाहरलाल नेहरू। किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू ने किया था, याद रखिएगा। और ये 1944 में, कब? 1944 में अप्रैल सितंबर के बीच अहमदनगर की जेल में जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई थी। कहां पर, अगर क्वेश्चन पूछे कहां पर की गई थी, तो अहमदनगर जेल में, ठीक है, अहमदनगर जेल में इसके कह सकते हैं इसको लिखा था, याद रखिएगा, ठीक है। और इस पुस्तक को नेहरू जी ने अंग्रेजी में लिखा था, क्योंकि क्वेश्चन ये भी पूछा गया है कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो आपकी है कौन सी भाषा में है, तो आपकी अंग्रेजी भाषा में आपका लिखा गया है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है
ए नेशन इन मेकिंग के लेखक आपके कौन है? इसका जवाब हो जाएगा सुरेंद्र नाथ बनर्जी। क्या जवाब हो जाएगा? सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ए नेशन इन मेकिंग। इसका आंसर आपका राइट हो जाएगा, ए नंबर राइट हो जाएगा, ठीक है ना। और याद रखिए जो सुरेंद्र नाथ बनर्जी हैं ये भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के भी आपके सदस्य रहे थे, तो इसका आंसर बनेगा आपका ए नंबर। आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर आ चुका है। चलिए क्वेश्चन आ गया है कि भारत में वंदे मातरम पत्रिका की स्थापना किन्होंने की थी? वंदे भारत मातरम, भारत में वंदे मातरम जो आपकी पत्रिका है, अर्थात भारत में वंदे मातरम पत्रिका है, इसकी स्थापना जो किया वो किसने किया? 132 का ऑप्शन इनमें से राइट क्या हो जाएगा? 132 की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन बनेगा सी नंबर, ये है अरविंद घोष। वेरी वेरी क्वेश्चन याद रखिए, यहां से क्वेश्चन बनते जरूर हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि किसने इंदु प्रकाश का प्रकाशन किया? किसने इंदु प्रकाश का प्रकाशन किया था? ये किए थे आपके जस्टिस रानाडे। इसका आंसर बनेगा आपका ए नंबर, जस्टिस रानाडे। अगला क्वेश्चन दिया है देश बंधु किसे कहा जाता था? देश बंधु किसे कहा जाता था? यहां पर जवाब देना है आपका राइट आंसर इनमें से क्या हो जाएगा? चलिए बताइए देश बंधु किसे कहा जाता है, इसका जवाब इनमें से क्या हो जाएगा? चलिए भाई जितने लोग जुड़े हैं अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को भी लाइक करते चलिएगा, ठीक है, कमेंट भी करते रहिए और साथ साथ में यहाँ पर वीडियो को लाइक भी करिए। जिन लोगों ने लाइक नहीं किया देख लीजिएगा, अगर नहीं किया है तो आप लोग लाइक शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर बताइए देश बंधु किसे कहा जाता है? तो देखिए यहाँ पर आंसर आ रहा है चितरंजन, मतलब ऑप्शन जो आपका बनेगा वो आपका सी हो जाएगा, चितरंजन दास हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया है कि किस स्वतंत्रता सेनानी को लोकमान्य की मानद उपाधि दी गई है? अर्थात यहाँ पर कह सकते हैं कि लोकमान्य के नाम से किसे जाना जाता है? लोकमान्य गंगाधर तिलक। चलिए यहां पर देखिए आपका जवाब इनमें से ऑप्शन हो जाएगा आपका सी नंबर, बाल गंगाधर तिलक। इसका आंसर राइट हो जाएगा सी नंबर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया है कि गांधी जी ने रविन्द्रनाथ टैगोर को प्रेम से क्या उपाधि दी थी? ये बताइए गांधी जी ने रविन्द्रनाथ टैगोर को जो उपाधि दी थी किसकी? तो गुरुदेव की उपाधि दी थी। याद रखिए ये भी क्वेश्चन अगर पूछे किसने दिया तो आपके यहाँ पर गांधी जी ने दिया था, ऑप्शन बने आपका बी नंबर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है नई दिल्ली का मुख्य वास्तुकार एवं डिजाइनर कौन था? नई दिल्ली का मुख्य वास्तुकार है ना या वास्तुविद एवं डिजाइन का जो था वो डिजाइनर था वो कौन था? यहाँ पर आंसर क्या बनेगा भाई? तो देखिए भाई आपका जवाब इनमें से क्या बनेगा? चलिए लुटियंस था क्या भाई? यहाँ पर लुटियंस था, बिल्कुल सही जवाब है। यहाँ पर आंसर ए नंबर हो जाएगा, एडविन लुटियंस था, याद रखिएगा, जो नई दिल्ली का मुख्य वास्तुविद एवं डिजाइनर आपका था, ठीक है। चलिए बहुत अच्छी, काफी अच्छी तैयारी आप लोगों की है, थोड़ा और पढ़ते रहिए, थोड़ा मेहनत करने की जरूरत है, बस रिवीजन की जरूरत है आप लोगों को। एक बार फिर से एक बार थ्योरी को पढ़ डालिएगा, पूरा कंप्लीट हो जाएगा। कह रहा भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान 1932 में ग्रेट ब्रिटेन के किस प्रधानमंत्री ने सांप्रदायिक पुरस्कार की घोषणा की थी? सांप्रदायिक पुरस्कार की जो घोषणा किया था वो किसने किया था? यहाँ पर याद रखिए जो आपके जेम्स रैमजे मैकडोनाल्ड है, कौन? जेम्स रैमजे मैकडोनाल्ड ने किया था सांप्रदायिक पुरस्कार की घोषणा। यहाँ पर आंसर बनेगा आपका डी नंबर हो जाएगा, नोट करिए क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि अंग्रेजों के विरुद्ध खान अब्दुल गफ्फार खान द्वारा प्रारंभ किए गए आंदोलन का नाम क्या था? चलिए यहाँ पर आंसर देना है, आपका आंसर क्या हो जाएगा कि अंग्रेजों के विरुद्ध खान अब्दुल गफ्फार खान के द्वारा प्रारंभ किए गए आंदोलन का नाम क्या था? यहाँ पर देखिए आंसर क्या हो जाएगा, लाल कुर्ती आंदोलन। क्या हो जाएगा? यहाँ पर आंसर बनेगा ए नंबर, राइट हो जाएगा, लाल कुर्ती आंदोलन बनेगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर दिया गया है, कह रहा है अनुभवी स्वतंत्रता सेनानी तो हमारे लेखक और शिक्षाविद के एम मुंशी ने निम्नलिखित में से किस संगठन की स्थापना की थी? चलिए यहाँ पर बताइए कि अनुभवी स्वतंत्रता सेनानी, लेखक और शिक्षाविद कौन? के एम मुंशी ने किस संगठन की स्थापना की? यहाँ पर देखिए जो 140 का ऑप्शन बनेगा वो हो जाएगा भारतीय विद्या भवन। कठिन क्वेश्चन लग रहा होगा आपको तो इसे चलिए धन्यवाद सभी को, जय हिंद, सभी को वंदे मातरम।